क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आप बार बार उन्हीं गलतियों को दोहरा रहे हैं जिन्हें आप बदलना चाहते हैं? क्या आप खुद से लड़ते हैं, लेकिन फिर भी वही सोच, वही डर, वही आदतें दोबारा लौट आती हैं? अगर हां, तो शायद समस्या आपकी इच्छा शक्ति में नहीं, बल्कि आपके ब्रेन के वायरिंग में है। और अच्छी खबर यह है कि आपका दिमाग बदला जा सकता है। हां, उसे रीसेट किया जा सकता है, जैसे हम मोबाइल या कंप्यूटर को करते हैं। इस वीडियो सीरीज में हम आपको उस विज्ञान और सिस्टम से परिचित कराएंगे जिससे आप न केवल अपनी सोच बदल सकते हैं, बल्कि अपने पुराने ब्रेन पैटर्न को तोड़कर एक नया ब्रेन डिजाइन कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने समरी संसार चैनल पर। आज हम बात करेंगे रीसेट योर ब्रेन। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, ब्रेन रीसेट की जरूरत क्यों है। पहला, कैसे हमारा दिमाग खुद के खिलाफ काम करता है। हमारा दिमाग एक कमाल की मशीन है। यह हर सेकंड में लाखों निर्णय लेता है, भावनाओं को प्रोसेस करता है, बचपन से लेकर आज तक के अनुभवों को स्टोर करता है और हमें दुनिया से प्रतिक्रिया करने का तरीका बताता है। लेकिन समस्या यह है कि यह मशीन परफेक्ट नहीं है। यह बार बार पुराने पैटर्न, बीते हुए अनुभवों और अवचेतन डर के आधार पर वर्तमान निर्णय लेती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप जब छोटे थे तो एक बार भीड़ में आपको घबराहट हुई। अब सालों बाद जब आप किसी मीटिंग या इंटरव्यू में जाते हैं तो बिना किसी स्पष्ट कारण के आपका दिमाग वही घबराहट दोहराता है। आपका शरीर पसीना पसीना हो जाता है, दिल धड़कता है। हालांकि परिस्थिति अलग है, लेकिन दिमाग उसी पुराने फोल्डर को खोल देता है। लेखक इसे कहते हैं फॉल्स अलार्म सिस्टम, यानी हमारा दिमाग खतरे की घंटी बजा देता है जब असल में कोई खतरा होता ही नहीं। यह एक आदत बन जाती है, हमारी ब्रेन की वायरिंग में छुपा एक लॉजिक जो हर बार हमें फंसा लेता है। लेखक बताते हैं कि यह गलत वायरिंग कैसे बनती है। पुराने ट्रॉमा या तनावपूर्ण अनुभव, लगातार मिले हुए डर या अस्वीकृति, नेगेटिव सोचों की पुनरावृत्ति, सामाजिक तुलना और शर्मिंदगी, रिएक्टिव रादर देन रिस्पॉन्सिव माइंडसेट, इन सभी चीजों से ब्रेन एक सेफ मोड में चला जाता है, जहां वह नए अनुभवों से डरने लगता है, नई सोच को अस्वीकार कर देता है और सुरक्षित रहकर जीवन को सीमित कर देता है। लेखक कहते हैं, यू आर नॉट ब्रोकन, योर ब्रेन इज स्टक। और यही सोच हमारे आत्मविश्वास को खत्म करती है, प्रोडक्टिविटी को मार देती है और धीरे धीरे हमारी जिंदगी को ऑटो पायलट में डाल देती है। इसलिए ब्रेन को रीसेट करना सिर्फ एक विकल्प नहीं, यह आज के दौर में जरूरी है। अगर आप बार बार चिंता में फंसते हैं, अपने ही विचारों से परेशान रहते हैं, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, हर बार शुरू करने के बाद रुक जाते हैं, तो शायद आपको विल पावर नहीं, बल्कि एक ब्रेन रिब्यूट की जरूरत है। और इस पूरी सीरीज में हम वो तरीका सीखेंगे जिससे आप खुद को दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं और फिर से एक्ट करने की बजाय रिएक्ट करना बंद कर सकते हैं। दूसरा, दिमाग को दुश्मन से दोस्त कैसे बनाया जाए। अब जब हम समझ चुके हैं कि हमारा दिमाग अक्सर हमें पुराने पैटर्न्स में फंसाकर रोक देता है, तो अगला सवाल यह है, क्या हम इस दिमाग को दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं? क्या हम इन जालों से निकलकर एक नई सोच, नई ऊर्जा और नई आदतें बना सकते हैं? लेखक का जवाब है हां, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें दिमाग के काम करने के तरीके को समझना पड़ेगा। सबसे पहले जानिए कि ब्रेन दो हिस्सों में काम करता है। एक है कॉन्शियस माइंड, जो आपके सोचने, समझने और डिसीजन लेने का हिस्सा है। दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, जो आपकी आदतों, इमोशंस और ऑटोमेटिक बिहेवियर को कंट्रोल करता है। समस्या यह है कि हम जिंदगी में बदलाव लाने के लिए सिर्फ कॉन्शियस माइंड को यूज करते हैं, जैसे अब मैं हर सुबह जल्दी उठूंगा, अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड, जो कि आपकी 99% आदतें चलाता है, वो इन बदलावों को स्वीकार नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके लिए आप वही हैं जो आप हर दिन करते हैं। तो रीसेट यहीं से शुरू होता है, सबकॉन्शियस को रिकंडीशन करना। लेखक हमें 3 बहुत शक्तिशाली स्टेप्स बताते हैं। 1, अवेयरनेस, निगरानी का अभ्यास। सबसे पहला कदम है अपने पुराने पैटर्न्स को पहचानना। हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आए,
जब आप कोई सेल्फ सैबोटाजिंग काम करने लगे, जैसे टाल मटोल, बार बार सोशल मीडिया देखना या डर के कारण चुप रह जाना, तो खुद से बस ये सवाल पूछें, मैं अभी क्या सोच रहा हूं और ये सोच मेरे किस डर से निकली है? ये प्रश्न आपके दिमाग में ब्रेक लगाता है और आपको रिएक्ट करने की बजाय देखने का मौका देता है। लेखक कहते हैं, ऑब्जर्व योर थॉट्स लाइक क्लाउड्स, डोंट बिकम द स्टॉर्म। 2. इंटरप्शन, पैटर्न को तोड़ना। अब जब आप अवेयर हो गए कि कोई पुराना पैटर्न फिर से एक्टिवेट हो गया है, तो अगला कदम है उसे तोड़ना। यह एक साधारण लेकिन असरदार तरीका है। हर बार जब नकारात्मक सोच या भावनाएं आएं, तो कोई फिजिकल एक्शन लीजिए, जैसे अपनी जगह से उठ जाइए, 10 सेकंड के लिए गहरी सांस लीजिए, स्टॉप जोर से बोलिए, म्यूजिक चालू कर दीजिए या पानी पी लीजिए। ये छोटी सी क्रिया दिमाग के रिपीट मोड को तोड़ देती है और यही ब्रेन रीसेट का असली आरंभ है। 3. रिप्लेसमेंट, नया पैटर्न डालना। अब जो स्पेस आपने बनाया है, वहां आपको नया कंटेंट डालना है और यह तब तक करना है जब तक दिमाग उसे अपनी नई डिफॉल्ट सेटिंग ना बना ले। इसके लिए लेखक सजेस्ट करते हैं मॉर्निंग एफर्मेशंस, हर दिन एक ही पॉजिटिव सोच को दोहराना, विजुअलाइजेशन, खुद को पहले से बेहतर स्थिति में देखना, आइडेंटिटी स्टेटमेंट्स, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, मैं शांत रह सकता हूं, आदि। और छोटे डेली विंस, हर दिन एक छोटा वादा खुद से निभाना। जब आप हर दिन ब्रेन को नया अनुभव देते हैं, तो धीरे धीरे ब्रेन की न्यूरल वायरिंग बदलने लगती है। इसे ही कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। लेखक कहते हैं, योर ब्रेन इज नॉट अ प्रिजन, इट्स अ प्लेग्राउंड इफ यू नो हाउ टू यूज इट। यानी अगर आप तकनीक समझ जाएं, तो आपका ब्रेन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। आपको अपने ब्रेन के साथ जंग नहीं लड़नी, बल्कि उसे समझकर उसे अपने मिशन में साथ लेना है। और इस किताब का मकसद ही यही है कि आप अपने दिमाग को एक दुश्मन से एक समझदार दोस्त में बदल सकें। चैप्टर 2, पुराने न्यूरो पैटर्न्स को पहचानना। पहला, क्यों हमारा ब्रेन बार बार वही रास्ता चुनता है? हम सबकी जिंदगी में कुछ आदतें, सोचें और प्रतिक्रियाएं होती हैं जो हम जाने अनजाने में बार बार दोहराते हैं, चाहे वो हमारे लिए हानिकारक ही क्यों ना हो। जैसे किसी आलोचना पर तुरंत गुस्सा आना, छोटी सी बात में घबरा जाना या बार बार प्रोक्रेस्टिनेशन करना। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? लेखक कहते हैं, यह सिर्फ पर्सनालिटी की बात नहीं है, बल्कि यह उस न्यूरो पैटर्न की बात है जो आपके ब्रेन में डीपली एम्बेडेड हो चुका है। यह पैटर्न धीरे धीरे बचपन, वातावरण, अनुभव और दोहराए गए व्यवहार से बनता है। हर बार जब आप किसी भावना या सोच को रिपीट करते हैं, जैसे गुस्सा, डर, शर्म, कंपैरिजन, गिल्ट, तो आपका दिमाग उसमें एक न्यूरल रास्ता बना देता है। मान लीजिए आपकी सोच एक जंगल है। हर बार जब आप उसी रास्ते से चलते हैं, तो वो रास्ता और साफ होता जाता है और धीरे धीरे वही रास्ता आपके दिमाग की डिफॉल्ट रोड बन जाती है। इसीलिए जब भी कोई ट्रिगर होता है, आपका दिमाग बिना सोचे उसी पुराने पैटर्न को एक्टिवेट कर देता है। इसे ही लेखक कहते हैं ऑटो पायलट रिएक्शन सिस्टम। इसका असर सिर्फ आपकी मानसिक शांति पर नहीं, बल्कि आपकी डिसीजंस, रिलेशनशिप्स, कॉन्फिडेंस और करियर पर भी पड़ता है। जैसे कोई आपको गलत बोल दे, आप तुरंत शट डाउन हो जाते हैं। काम की डेडलाइन आती है, आप बार बार टालते हैं। सफलता का मौका आता है, आप खुद को सैबोटाज कर देते हैं। कोई तारीफ करे, आप मानने से मना कर देते हैं। कोई रिस्क लेने का मौका हो, आप डरकर पीछे हट जाते हैं। ये सब रिएक्शंस एक ही सोच से निकलते हैं, मैं ऐसा ही हूं। लेकिन असल में आप ऐसे नहीं हैं। आपका ब्रेन बस बार बार उसी पुराने रूट पर दौड़ता है, जिसे आपने कभी सोच समझकर नहीं बनाया। लेखक कहते हैं, आपका आज का व्यवहार आपके ब्रेन की पुरानी फाइलों से निकल रहा है। अगर आप इन फाइलों को नहीं पहचानेंगे, तो आप अपनी जिंदगी को पुराने कोड से ही चलाते रहेंगे। इसलिए इस चैप्टर का मकसद है पुराने न्यूरो पैटर्न्स की पहचान। इसके लिए लेखक हमें एक बेहद प्रैक्टिकल टूल देते हैं। ट्रिगर, थॉट, इमोशन, एक्शन, पैटर्न। अब जब भी कोई इमोशनल रिएक्शन हो, तो खुद से यह पूछिए, ट्रिगर क्या था? किस चीज ने आपको ट्रिगर किया?
थॉट क्या आया? उस ट्रिगर पर आपकी पहली सोच क्या थी? इमोशन क्या महसूस हुआ? डर, गुस्सा, शर्म या कुछ और? एक्शन क्या लिया आपने? चुप हो गए, झगड़ा किया, टाल दिया? पैटर्न क्या बनता जा रहा है? क्या ये बार बार होता है? जब आप इसे 5 या 10 बार नोट करेंगे तो आपको खुद अपने ब्रेन का नक्शा दिखने लगेगा। वो रास्ते जो अब तक अंधेरे में थे अब आपके सामने उजाले में होंगे। लेखक कहते हैं, यू कांट रिवायर व्हाट यू कांट रिकॉग्नाइज। यानी जब तक आप अपने पुराने ब्रेन सर्किट्स को पहचानते नहीं, आप उन्हें बदल नहीं सकते। और यहीं से ब्रेन रीसेट का अगला पड़ाव शुरू होता है, जब आप अपने पुराने सोच के रास्तों को तोड़कर नई सोच की सड़कें बनाना शुरू करते हैं। दूसरा, पुराने न्यूरो पैटर्न्स को तोड़ने की 4 साइंटिफिक तकनीकें। अब जब आपने यह समझ लिया कि आपके दिमाग में बने पुराने रास्ते यानी न्यूरो पैटर्न्स कैसे आपके वर्तमान को कंट्रोल कर रहे हैं, तो अगला कदम है इन रास्तों को तोड़ना और नया रास्ता बनाना। लेखक कहते हैं कि दिमाग की सबसे शानदार विशेषता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी आपका ब्रेन बदल सकता है, लेकिन उसके लिए उसे सही निर्देश देने होंगे। इस सेक्शन में लेखक हमें 4 साइंटिफिकली प्रूवन तरीके बताते हैं जिनसे आप अपने पुराने पैटर्न्स को डिलीट करना शुरू कर सकते हैं और एक नया दिमाग बना सकते हैं, अपने लिए, अपने मिशन के लिए। 1. पैटर्न ब्रेकिंग रिचुअल्स, पैटर्न इंटरप्शन एक्शंस। हर बार जब आप किसी पुरानी सोच या व्यवहार की ओर बढ़ें, उसी समय उस पैटर्न को एक तेज क्रिया से तोड़िए। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो जैसे ही आपके दिमाग में बाद में करेंगे जैसा विचार आए, आप तुरंत 5 सेकंड में उल्टी गिनती कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1 और उसी समय कुछ फिजिकल करिए। उठिए, कुछ बोलिए, पानी पीजिए। यह एक्ट आपके ब्रेन की ऑटोमेटिक रूटीन को तोड़ता है। जैसे अचानक बिजली चली जाए तो फैन रुक जाता है, बस वैसा ही। 2. ट्रिगर ट्रैकिंग और सब्स्टिट्यूशन, ट्रिगर स्वैप रिस्पॉन्स। लेखक एक डायरी एक्सरसाइज बताते हैं जिसमें आप अपने रोज के ट्रिगर और उनकी रिस्पॉन्स को ट्रैक करते हैं। जैसे ट्रिगर, बॉस की डांट, सामान्य रिस्पॉन्स, निराश हो जाना, खुद को दोष देना। नया रिस्पॉन्स, आपका चोजन पैटर्न, गहरी सांस लेना, प्लस खुद को शांत कहना, मैं सीख रहा हूं। हर बार ये नया पैटर्न दोहराना आपके दिमाग को सिखाता है कि अब नया रिस्पॉन्स ही डिफॉल्ट है। 3 हफ्तों में ब्रेन इस नए पैटर्न को स्थायी मानने लगता है। 3. पास्ट मेमोरी रीफ्रेमिंग, बीते अनुभव को दोबारा देखना। ब्रेन रीसेट तभी हो सकता है जब आप पुराने दर्द और फेलियर को सही व्याख्या के साथ देख पाएं। लेखक कहते हैं, ओल्ड पेन क्रिएट्स ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन पैटर्न्स। इसलिए आपको उन एक्सपीरियंसेस को दोबारा देखना होगा, न कि पीड़ित होकर, बल्कि सीखने वाले की नजर से। उदाहरण के लिए, बचपन में अगर किसी ने आपको कमजोर कहा हो तो आप आज तक हर जगह खुद को साबित करने में लगे हो सकते हैं, लेकिन जब आप उस मेमोरी को दोबारा देखते हैं तो आप कह सकते हैं, वो व्यक्ति गलत था और मैं अब खुद को परिभाषित करता हूं। ऐसा कहने से ब्रेन उस मेमोरी से जुड़ी ताकत खो देता है और एक नई व्याख्या बनती है जो आपको मुक्त करती है। 4. विजुअलाइजेशन, नया दिमाग देखने की शक्ति। ब्रेन में नया पैटर्न तब बनता है जब वो नया अनुभव बार बार होता है, लेकिन दिमाग के लिए कल्पना और हकीकत में कोई खास फर्क नहीं होता। इसलिए आप हर सुबह या रात 5 मिनट के लिए अपने नए व्यवहार की विजुअलाइजेशन कीजिए। जैसे इमेजिन करें कि आप शांत, फोकस्ड, निर्णय लेने वाले व्यक्ति हैं। इमेजिन करें कि आप किसी सिचुएशन में रिएक्ट नहीं कर रहे बल्कि रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इमेजिन करें कि आप वही हैं जो आपने बनने का फैसला किया है। जितना बार आप ऐसा विजुअलाइजेशन करेंगे, ब्रेन उस पैटर्न को असल समझेगा और वही नया रास्ता बनने लगेगा। लेखक कहते हैं, थॉट्स रिपीटेड बिकम बिलीफ्स, बिलीफ्स रिपीटेड बिकम आइडेंटिटी, आइडेंटिटी रिपीटेड बिकम्स रियलिटी। यानी जो सोच आप दोहराते हैं वही आपका यकीन बनती है, जो यकीन आप दोहराते हैं वही आपकी पहचान बनती है और आपकी पहचान ही अंत में आपकी हकीकत बनती है। इसलिए अगर आप पुरानी सोच से बंधे रहेंगे तो वही जिंदगी दोहराएंगे, लेकिन अगर आप इन्हें पहचान कर, तोड़कर और नए पैटर्न डालेंगे तो आप एक ऐसा ब्रेन बना पाएंगे जो आपकी इच्छाओं के साथ चलता है,
ना कि आपके डर और बीते अनुभवों के साथ। चैप्टर 3, ट्रिगर्स और ब्रेन के फॉल्स अलार्म। पहला, जब खतरा नहीं होता लेकिन दिमाग खतरे की घंटी बजा देता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप बिल्कुल सुरक्षित माहौल में भी बेचैनी महसूस कर रहे हैं, या फिर कोई मामूली बात, जैसे कोई आपको नजरअंदाज कर दे, आपको अंदर तक हिला देती है? ऐसे पलों में शरीर में कंपन, दिल की धड़कन तेज और मन में डर की लहरें उठती हैं, जैसे कुछ बहुत भयानक होने वाला हो। असल में कुछ भी नहीं हुआ होता, लेकिन आपके दिमाग ने फॉल्स अलार्म बजा दिया होता है। लेखक इस चैप्टर में इस बेहद गहराई से समझाते हैं कि हमारा ब्रेन कैसे अक्सर हमें खतरे का संकेत देता है, जबकि हकीकत में कोई खतरा मौजूद नहीं होता। यह सिर्फ एक एंग्जाइटी अटैक नहीं, बल्कि आपके ब्रेन के अमिगडाला नामक हिस्से का ओवर एक्टिव होना है, जो आपके भावनात्मक रिस्पॉन्स का केंद्र होता है। जब अमिगडाला को ऐसा कोई संकेत मिलता है जो उसे पुराने खतरे की याद दिलाता है, चाहे वो सिर्फ एक आवाज हो, कोई चेहरा या कोई शब्द, तो वह तुरंत आपके शरीर को फाइट और फ्लाइट मोड में डाल देता है और आपको लगने लगता है, मैं असुरक्षित हूं, मुझसे कुछ गलत हो जाएगा, लोग मुझे जज कर रहे हैं। लेखक इसे कहते हैं ओल्ड अलार्म सिस्टम ऑन अ न्यू डे। यानी आप आज में जी रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग पुराने अनुभवों से घबराकर आज की सिचुएशन को गलत समझ रहा है। अब सवाल यह है, ये ट्रिगर्स आते कहां से हैं? लेखक इनके कुछ कॉमन स्रोत बताते हैं। बचपन के अनुभव। अगर कभी आपको डांट पड़ी हो, शर्मिंदा किया गया हो या नजरअंदाज किया गया हो, तो अब भी वही स्थिति, जैसे मीटिंग में बोलना, आपका दिमाग खतरे की तरह देखता है। ट्रॉमा या अस्वीकृति। अगर आप रिश्तों में चोट खा चुके हैं, तो हर नई शुरुआत आपको अंदर से डरा सकती है। सोशल प्रेशर और तुलना। दूसरों के सामने खुद को कमतर महसूस करना दिमाग को बार बार अलर्ट मोड में डालता है। परफेक्शनिज्म। अगर आप हमेशा खुद से सही होने की उम्मीद रखते हैं, तो छोटी सी गलती भी दिमाग को संकट महसूस कराती है। इन सब का परिणाम है, हर बार जब आप ग्रोथ की ओर कदम बढ़ाते हैं, ब्रेन आपको रोकता है। क्या ये सुरक्षित है? क्या तुम इसके लायक हो? क्या अगर सब गलत हो गया तो? और आप रुक जाते हैं। लेखक कहते हैं, यू आर नॉट स्केयर्ड ऑफ द सिचुएशन, यू आर स्केयर्ड ऑफ द मीनिंग योर ब्रेन गिव्स इट। यानी डर सिचुएशन में नहीं है, डर उस अर्थ में है जो आपका दिमाग उसे देता है। उदाहरण के लिए, आप किसी भीड़ के सामने बोलने जा रहे हैं। हकीकत, लोग आपकी बात सुनने आए हैं। ब्रेन की डिफॉल्ट प्रतिक्रिया, सब मुझे जज करेंगे। यह मीनिंग उस पुरानी फाइल से आया है जिसमें आप कभी मजाक का शिकार हुए थे। तो सवाल अब यह है, क्या हम इस फॉल्स अलार्म को बंद कर सकते हैं? क्या हम ब्रेन को सिखा सकते हैं कि अब वह सुरक्षित है? लेखक कहते हैं, हां, बिल्कुल कर सकते हैं। और यही अगला भाग आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपने ब्रेन को रियलिटी और डर के बीच फर्क करना सिखा सकते हैं। दूसरा, फॉल्स अलार्म को शांत करने और ब्रेन को रीट्रेन करने की रणनीतियां। अब जब आपने समझ लिया कि आपके ब्रेन में जो खतरे की घंटी बार बार बजती है, वह जरूरी नहीं कि किसी असली खतरे की चेतावनी हो, बल्कि यह ज्यादातर मामलों में पुराने अनुभवों की परछाई है, तो अगला कदम है उस अलार्म सिस्टम को रीट्यून करना। लेखक बताते हैं कि जैसे हम किसी पुराने अलार्म घड़ी की सुइयों को फिर से सेट करते हैं, वैसे ही हम अपने ब्रेन को फॉल्स अलार्म बजाने से रोक सकते हैं। इसके लिए लेखक हमें 3 अत्यंत प्रभावी ब्रेन रीट्रेनिंग तकनीकों की गहराई से जानकारी देते हैं। 1. रियलिटी चेकिंग डायरी, रियलिटी टेस्टिंग प्रैक्टिस। जब भी आप किसी स्थिति से डरें या घबराहट महसूस करें, तो खुद से यह 3 प्रश्न पूछिए। क्या अभी कोई वास्तविक खतरा है? क्या यह डर आज की परिस्थिति का है या किसी बीती हुई याद का? क्या इस डर की कोई सबूत आधारित पुष्टि है? फिर एक रियलिटी डायरी बनाइए जिसमें हर डर को रिकॉर्ड करें और साथ ही ये भी लिखें कि वास्तव में क्या हुआ। उदाहरण, ट्रिगर, मीटिंग में बोलना डर, सब हंसेंगे या टोकेंगे रियलिटी। सभी ने ध्यान से सुना, कोई हंसा नहीं। ऐसा बार बार करने से ब्रेन की एरर डिटेक्शन सिस्टम सुधारने लगती है और फॉल्स अलार्म धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। 2. स्लो ब्रीदिंग प्लस बॉडी कमांडिंग, शारीरिक नियंत्रण।
जब ब्रेन को खतरे का भ्रम होता है तो वह तुरंत शरीर को संकेत भेजता है। दिल की धड़कन तेज, सांस छोटी, मांसपेशियों में तनाव। इसलिए लेखक कहते हैं, जब आप शरीर को नियंत्रित करते हैं, आप ब्रेन को शांत करते हैं। इसके लिए एक अभ्यास है, 4-7-8 ब्रीदिंग मेथड। 4 सेकंड तक धीरे धीरे सांस लें, 7 सेकंड तक रोक कर रखें, 8 सेकंड में धीरे धीरे छोड़ें। ऐसा कम से कम 4 बार करें। साथ ही खुद से कमांडिंग भाषा में बात करें, मैं सुरक्षित हूं, यह सिर्फ एक पुराना पैटर्न है, मैं यहां नया अनुभव बना रहा हूं। शब्दों और सांस के इस संयोजन से आपका अमिगडाला शांत होता है और ब्रेन को संदेश मिलता है, खतरा नहीं है, तुम शांत हो सकते हो। 3 एक्सपोजर प्लस सेफ्टी एंकरिंग, डर का सामना प्लस नई सुरक्षित स्मृति बनाना। इस तकनीक में लेखक हमें बताते हैं कि ब्रेन के फॉल्स अलार्म को बंद करने के लिए हमें उस ट्रिगर का धीरे धीरे और सुरक्षित तरीके से सामना करना होता है। इसे कहते हैं गाइडेड एक्सपोजर। उदाहरण, अगर आप सार्वजनिक बोलने से डरते हैं तो पहले खाली कमरे में बोलें, फिर एक दोस्त के सामने, फिर छोटे समूह में। हर बार अपने साथ कोई एंकर रखें, जैसे एक पॉजिटिव मैसेज लिखा कागज, एक ब्रेथिंग पैटर्न या हाथ में पहना बैंड। हर बार जब आप ट्रिगर का सामना करते हैं और आपका ब्रेन देखता है कि कुछ बुरा नहीं हुआ, तो वह पुराने पैटर्न को रिवायर करने लगता है। लेखक इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक लाइन में संक्षेपित करते हैं, रिपीटेड सेफ एक्सपीरियंसेस रिप्लेस ओल्ड फियरफुल पाथवेज। यानी जितनी बार आप किसी डर से जुड़े अनुभव को सुरक्षित तरीके से दोहराते हैं, उतनी बार ब्रेन उस डर को डिलीट करने लगता है। और अंत में लेखक यह भी कहते हैं कि हर बार जब आप फॉल्स अलार्म के बावजूद एक कदम बढ़ाते हैं, तो वह एक नया न्यूरो सिग्नल बन जाता है जो आपके ब्रेन को यह सिखाता है, मैं बदल रहा हूं, मुझे अब पुराने डर से चलने की जरूरत नहीं है, मैं सुरक्षित हूं और आज का दिन मेरा है। चैप्टर 4, न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग बदल सकता है। पहला, ब्रेन को नए सिरे से गढ़ने की विज्ञान सम्मत शक्ति। अब तक हमने समझा कि हमारे दिमाग में पुराने अनुभवों के आधार पर कैसे पैटर्न बनते हैं और कैसे वे हमारी सोच, व्यवहार और निर्णयों को कंट्रोल करते हैं। लेकिन अब इस अध्याय में हम एक ऐसी क्रांतिकारी साइंटिफिक सच्चाई के बारे में जानेंगे जो हमारे अंदर आशा की लौ जलाती है। लेखक कहते हैं, आपका ब्रेन पत्थर पर लिखा हुआ नहीं है, यह मिट्टी की तरह है जिसे आप फिर से गढ़ सकते हैं। इसी साइंटिफिक क्षमता को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी, इसका मतलब है आपका दिमाग हर समय बदलने में सक्षम है। हर नई सोच, हर नया व्यवहार, हर नया अनुभव आपके दिमाग के न्यूरल नेटवर्क में एक नया रास्ता बना देता है। आपका दिमाग अरबों न्यूरॉन्स से बना है। हर बार जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं या कोई काम करते हैं, तो उन न्यूरॉन्स के बीच एक कनेक्शन बनता है जिसे कहते हैं सिनैप्स। जैसे जैसे आप किसी सोच या आदत को दोहराते हैं, ये सिनैप्स मजबूत होते जाते हैं और वही आपकी आदत, स्वभाव और सोच का हिस्सा बनते हैं। लेकिन जैसे ये बनते हैं, वैसे ही ये टूट भी सकते हैं। अगर आप किसी नकारात्मक सोच को दोहराना बंद कर दें और उसके बदले नई पॉजिटिव सोच डालें, तो ब्रेन पुराने रास्तों को धीरे धीरे मिटा देता है और नए रास्तों को अपना डिफॉल्ट बना लेता है। इसीलिए लेखक कहते हैं, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, और न्यूरॉन्स दैट नो लॉन्गर फायर रिटायर। यानी जो न्यूरॉन्स साथ में एक्टिवेट होते हैं, वे आपस में जुड़ जाते हैं, और जो अब यूज नहीं हो रहे, ब्रेन उन्हें हटाना शुरू कर देता है। अब ये सब सुनने में आसान लगता है, पर असली सवाल है, क्या इसे आप सच में कर सकते हैं? लेखक इसका जवाब 100% हाँ में देते हैं, बशर्ते आप इसे नियमित रूप से और दृढ़ विश्वास के साथ करें। वे हमें बताते हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी को एक्टिवेट करने के लिए 3 जरूरी शर्तें हैं: दोहराव, रेपिटेशन, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, फोकस और अवेयरनेस। इसका मतलब है, जब आप किसी नई आदत या सोच को बार बार करते हैं, भावनात्मक रूप से उसमें जुड़े होते हैं और पूरी चेतना के साथ उसे करते हैं, तब आपका ब्रेन नया नेटवर्क बनाता है। उदाहरण, अगर आप रोज कहते हैं मैं कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन सिर्फ रट कर बोलते हैं, तो असर नहीं होगा। लेकिन अगर आप गहरी सांस लेकर, आंखें बंद करके
उस सोच को महसूस करते हुए बोलते हैं तो दिमाग में एक नया वायरिंग बनती है। इसीलिए लेखक इमोशनल विजुअलाइजेशन की तकनीक को बहुत जोर देते हैं। वे कहते हैं सी इट, फील इट, वायर इट। लेखक कुछ खास क्षेत्रों के उदाहरण भी देते हैं जहां न्यूरोप्लास्टिसिटी से चमत्कार हुए हैं। स्ट्रोक पेशेंट्स जिन्होंने दिमाग के एक हिस्से के डैमेज हो जाने के बाद दूसरे हिस्से को ट्रेन करके चलना, बोलना दोबारा सीखा। डिप्रेशन से जूझते लोग जिन्होंने पुराने विचार पैटर्न को हटाकर नया सोचने का तरीका अपनाया और वे दवा के बिना ठीक हुए। खिलाड़ी जो अपनी कल्पना से रोज अभ्यास करते हैं और ब्रेन उस अभ्यास को असली मानकर प्रतिक्रिया देता है। इन सारे उदाहरणों का सार यही है, आपका दिमाग बदल सकता है, आपका व्यवहार बदल सकता है और आपकी जिंदगी भी बदल सकती है यदि आप अपने ब्रेन को दोबारा प्रोग्राम करना सीख जाएं। लेखक अंत में एक चेतावनी भी देते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक दोधारी तलवार है। अगर आप हर दिन डर, नकारात्मकता और हीनता में जी रहे हैं तो ब्रेन उन्हीं रास्तों को मजबूत करता रहेगा, और अगर आप रोज थोड़ी सी भी पॉजिटिव सोच, नई आदत और ग्रोथ की ओर कदम बढ़ाएं तो वही ब्रेन आपको एक नया इंसान बना देगा। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि क्या आपका दिमाग बदल सकता है, बल्कि यह है आप उसे किस दिशा में बदलना चाहते हैं। दूसरा, न्यूरोप्लास्टिसिटी को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने के 5 शक्तिशाली अभ्यास। अब जब आपने समझा कि न्यूरोप्लास्टिसिटी एक वैज्ञानिक सच्चाई है और यह आपके ब्रेन को रीप्रोग्राम करने की ताकत रखती है, तो अगला प्रश्न है, क्या मैं इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग कर सकता हूं? ऐसे कौन से अभ्यास हैं जो ब्रेन की वायरिंग को सच में बदलें? लेखक इस भाग में हमें 5 ऐसे अभ्यास बताते हैं जो आपके ब्रेन में नए न्यूरल रास्तों को दृढ़ता से स्थापित कर सकते हैं और पुरानी नकारात्मक सोच, भावनाओं और व्यवहार को धीरे धीरे मिटा सकते हैं। वे माइक्रो शिफ्ट्स, छोटे बदलाव, बड़ा असर। ब्रेन को बदलने के लिए आपको एकदम से 180 डिग्री पलटने की जरूरत नहीं होती। लेखक कहते हैं टाइनी शिफ्ट्स इन थॉट रिपीटेड डेली रिवायर एंटायर बिलीफ सिस्टम्स। आप हर दिन सिर्फ एक छोटे पैटर्न को पहचान कर उसमें बदलाव की कोशिश करें। उदाहरण, जब आपको लगे मैं ये नहीं कर सकता तो तुरंत कहिए मैं सीख रहा हूं। जब आपको डर लगे तो कहिए डर एक संकेत है कि मैं बढ़ रहा हूं। जब आप कंपैरिजन में जाएं तो कहिए मैं अपनी जर्नी पर हूं। इन माइक्रो शिफ्ट्स को 21 दिनों तक दोहराइए। आप देखेंगे कि दिमाग उसी नई लाइन को अपनी आदत बना रहा है। तो डेली रिवाइजिंग स्क्रिप्ट्स, न्यू बिलीफ अफर्मेशंस। ब्रेन का रीप्रोग्रामिंग काम करता है रेपिटेशन प्लस इमोशन के जरिए। इसलिए लेखक कहते हैं हर सुबह और रात अपने लिए 5 पॉजिटिव बिलीफ्स को दोहराइए, लेकिन सिर्फ शब्दों में नहीं, इमोशन से महसूस करके। उदाहरण, मैं बदलाव के लिए सक्षम हूं, मैं जो सोचता हूं वही बन सकता हूं, मुझे खुद पर भरोसा है, मेरा ब्रेन सीखने और ग्रो करने के लिए खुला है, मैं पुराने पैटर्न्स को अब पीछे छोड़ रहा हूं। इन वाक्यों को रोज बोलना दिमाग में नई पाथवेज बनाता है। 3. ब्रेन रिचार्जिंग टाइम, डिजिटल डिटॉक्स प्लस नेचर कनेक्शन। दिमाग को रीवायरिंग करने के लिए शांति और स्पेस की जरूरत होती है, लेकिन आज की डिजिटल दुनिया में हमारा ब्रेन हर वक्त स्टिमुलेशन से भरा रहता है। न्यूज, रील्स, नोटिफिकेशन, कंपैरिजन। लेखक कहते हैं यू कांट रीवायर इन केओस। इसलिए हर दिन कम से कम 30 मिनट बिना मोबाइल के रहें, प्रकृति से जुड़ें, जैसे पेड़, आसमान, सूरज, या बस आंखें बंद करके शांत बैठें। इस समय में ब्रेन वह सब रीप्रोसेस करता है जो आपने दिन भर में सीखा और महसूस किया। छोर, इफ देन पैटर्न रिप्लेसमेंट सिस्टम। ब्रेन को रीट्रेन करने के लिए लेखक एक खास तकनीक बताते हैं, इफ देन प्लानिंग, जिससे आप पुराने पैटर्न की जगह नया डाल सकते हैं। उदाहरण, IF मुझे क्रिटिसिज्म मिले, देन मैं गहरी सांस लूंगा और खुद से कहूंगा यह सिर्फ राय है, सच्चाई नहीं। IF में कंपैरिजन करने लगूं, देन मैं अपने पुराने प्रोग्रेस को याद करूंगा। IF में डरा हुआ महसूस करूं, देन मैं एक एक्शन स्टेप लूंगा। इस अभ्यास से ब्रेन की डिफॉल्ट सोच बदलती है और आपकी समझा शक्ति, अवेयरनेस बढ़ती है। 5. ग्रैटिट्यूड, न्यूरो अवेकनिंग। लेखक का मानना है कि कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड,
ब्रेन को सबसे जल्दी रीवायरिंग करने वाला अभ्यास है। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखिए। आज मैंने किस बात के लिए खुद पर गर्व किया? क्या एक अच्छी बात आज मेरे साथ हुई? मैंने किस पुराने पैटर्न से बाहर निकलने की कोशिश की? हर दिन ग्रेटिट्यूड महसूस करना ब्रेन के हाइपोथैलेमस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करता है, जो पॉजिटिव बिहेवियर और सोच के लिए जिम्मेदार हैं। लेखक इस चैप्टर का अंत एक शक्तिशाली सत्य से करते हैं। योर माइंड इज अ गार्डन, वॉट यू प्लांट एंड वाटर डेली विल ग्रो, दैट्स न्यूरोप्लास्टिसिटी इन एक्शन। यानी आपका दिमाग एक बगीचे की तरह है। आप जो भी बीज, सोच उसमें रोज डालते हैं और जिसे नियमित रूप से पानी देते हैं, अभ्यास, वही बड़ा होकर आपका भविष्य बनता है। इसलिए अब समय है हर दिन थोड़ा थोड़ा करके नए रास्ते बनाने का, नए पैटर्न अपनाने का और अपने ब्रेन को उस इंसान की तरह ढालने का जो आप बनना चाहते हैं, ना कि उस तरह जैसा अतीत ने आपको बना दिया। चैप्टर 5, भावनाओं को समझना और संभालना, इमोशनल मास्टरी। पहला, भावनाएं हमारी सबसे बड़ी शक्ति हैं अगर हम उन्हें समझना सीख लें। अब तक हमने दिमाग के स्ट्रक्चर, न्यूरोप्लास्टिसिटी और पुराने पैटर्न्स के बारे में समझा, लेकिन असली जंग वहां होती है जहां दिमाग के साथ साथ भावनाएं भी खेल में उतरती हैं। और अगर आपने भावनाओं को समझना और संभालना सीख लिया, तो आप अपने ब्रेन को ही नहीं, अपनी जिंदगी को भी पूरी तरह रीसेट कर सकते हैं। लेखक कहते हैं, यू डोंट नीड टू सप्रेस इमोशंस, यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज। यानी आपको अपनी भावनाओं को दबाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनके पीछे के संदेश को समझने की जरूरत है। बहुत लोग सोचते हैं कि भावनाएं, खासकर नकारात्मक, जैसे गुस्सा, डर, शर्म, बेचैनी, हमारी कमजोरी है। लेकिन लेखक बताते हैं कि ये सभी भावनाएं सिग्नल्स हैं जो हमें हमारी भीतरी दुनिया के बारे में जानकारी देती हैं। उदाहरण के लिए, गुस्सा क्या बता रहा है? कोई सीमा पार हो रही है। डर क्या बता रहा है? कुछ नया है, जोखिम है या अनिश्चितता है। शर्म क्या बता रही है? हम खुद को कमतर मान रहे हैं। ईर्ष्या क्या बता रही है? हमारे अंदर भी वही इच्छा है जो दूसरों के पास है। अगर हम इन भावनाओं को दुश्मन माने तो हम खुद से ही लड़ते रहेंगे, लेकिन अगर हम इन्हें संदेशवाहक माने तो हम सीख सकते हैं कि हमारी आत्मा हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है। भावनाओं को सप्रेस करना वर्सेस उन्हें ऑब्जर्व करना। लेखक यहां एक अहम फर्क बताते हैं। सप्रेस करना यानी भावनाओं को दबा देना, जिससे वे अंदर ही अंदर पकती रहती हैं और कभी ना कभी विस्फोट करती हैं। ऑब्जर्व करना यानी उन्हें बिना जज किए महसूस करना, देखना, समझना। जैसे आप किसी बच्चे को रोता हुआ देखते हैं और उससे पूछते हैं, क्या हुआ? ऑब्जर्वेशन के जरिए हम भावनाओं से दूरी बनाते हैं, ना कि डिस्कनेक्ट होते हैं, बल्कि अवेयर होते हैं। लेखक इसे इमोशनल सिटिंग प्रैक्टिस कहते हैं। हर दिन सिर्फ 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठिए और खुद से पूछिए, आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? शरीर में यह भावना कहां है? सीने में, पेट में, गले में? इसका रंग, आकार, स्पंदन कैसा है? क्या मैं इसे बिना हटाए बस महसूस कर सकता हूं? यह अभ्यास आपके ब्रेन में एक नई इमोशनल टॉलरेंस बनाता है, जिससे भावनाएं आपको कंट्रोल नहीं करती, बल्कि आप उन्हें जेंटली रिलीज करना सीखते हैं। भावनाएं ऊर्जा हैं, इमोशन, एनर्जी इन मोशन। लेखक याद दिलाते हैं कि हर भावना सिर्फ एक टेम्पररी एनर्जी है। वो आती है, अगर आप उसे अलाउ करें तो वो जाती भी है। लेकिन जब आप किसी भावना को गलत मानकर दबाते हैं तो वह आपके शरीर और दिमाग में रेजिड्यू बन जाती है, और वही बनती है एंग्जाइटी, क्रॉनिक स्ट्रेस, आइडेंटिटी इश्यूज। इसलिए लेखक कहते हैं, द मोर यू फील द मोर यू हील। यानी जितना ज्यादा आप महसूस करने की हिम्मत रखते हैं, उतनी ही गहराई से आप अंदर से ठीक होने लगते हैं। लेखक एक शक्तिशाली प्रक्रिया साझा करते हैं जिसे वो कहते हैं नेम, टेम, रिफ्रेम। नेम इट, भावना का नाम लीजिए, जैसे मैं गुस्सा महसूस कर रहा हूं या मैं डरा हुआ हूं, क्योंकि नाम लेने से वह अस्पष्ट भावना साफ हो जाती है। टेम आईटी, 3 गहरी सांसें लें और कहें, यह भावना आई है लेकिन यह मैं नहीं हूं। इससे भावना और आपकी पहचान में दूरी बनती है। रिफ्रेम इट, खुद से पूछिए,
ये भावना मुझे क्या सिखा रही है? मैं इसका उपयोग कैसे कर सकता हूं? क्या मैं इसके पीछे की जरूरत को समझ सकता हूं? इस प्रक्रिया से आप इमोशनल स्लेव नहीं बल्कि इमोशनल मास्टर बनते हैं। अंत में लेखक कहते हैं, फीलिंग्स आर नॉट फैक्ट्स बट दे आर फीडबैक। यानी भावनाएं सच्चाई नहीं हैं, लेकिन वे आपको आपकी सच्चाई का फीडबैक जरूर देती हैं। और जो इंसान अपनी भावनाओं को जानता है वो खुद को जानता है, और जो खुद को जानता है वो दुनिया को बदल सकता है। दूसरा, भावनाओं पर नियंत्रण नहीं, साझेदारी, ब्रेन और इमोशंस को साथ लाकर जीतना। अब जब आपने समझ लिया कि भावनाएं हमारे जीवन की दिशा तय करने वाली सबसे गहरी शक्तियां हैं और उन्हें समझना हीलिंग की शुरुआत है, तो अब बात करते हैं उस व्यवहारिक पक्ष की, जहां हम सीखते हैं कि इन भावनाओं के साथ कैसे जिया जाए, उन्हें दबाए बिना और उनके साथ बहते बिना। लेखक कहते हैं, इमोशनल मास्टरी इज नॉट अबाउट कंट्रोल, इट्स अबाउट कनेक्शन। यानी भावनाओं पर काबू पाने की बात नहीं है, बल्कि उनसे संपर्क बनाने की है। बहुत से लोग भावनाओं को दो ही तरीके से हैंडल करते हैं, या तो उन्हें दबा देते हैं, सप्रेशन, या फिर उन्हें पूरी तरह जी लेते हैं बिना चेतना के, ओवर रिएक्शन। लेकिन असली संतुलन तब आता है जब हम अपनी भावना को पहचानते हैं, उसे स्थान देते हैं और फिर उसे सचेत विकल्प में बदलते हैं। इस भाग में लेखक हमें कुछ अत्यंत प्रभावी टूल्स देते हैं जिनसे हम अपने इमोशंस के साथ हेल्थी संबंध बना सकते हैं और ब्रेन को उनके साथ सिंक कर सकते हैं। पोंग इमोशंस जर्नल, अपने इमोशनल ब्लूप्रिंट को देखना। हर दिन रात को 5 मिनट के लिए एक इमोशंस जर्नल में लिखिए, आज मैंने सबसे अधिक क्या महसूस किया, उस भावना के साथ मैंने क्या किया, अगर दोबारा वैसी स्थिति आए तो क्या मैं वैसा ही करूंगा। यह अभ्यास आपकी इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाता है और ब्रेन को यह सिखाता है कि आप पर्यवेक्षक हैं, गुलाम नहीं। लेखक इसे कहते हैं विटनेस मोड एक्टिवेशन, यानी जब आप सिर्फ भावना को देखने लगते हैं बिना उसे जज किए, तो ब्रेन एक हायर रेगुलेशन स्टेट में पहुंचता है। 2. स्टॉप तकनीक, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को रोकने और बदलने का मंत्र। जब कोई ट्रिगरिंग स्थिति सामने आए, जैसे कोई आपकी आलोचना कर दे या कोई आपकी उम्मीद तोड़ दे, तो तुरंत ये 4 स्टेप अपनाइए। S. स्टॉप, रुक जाइए, कोई प्रतिक्रिया तुरंत मत दीजिए। T. टेक अ ब्रेथ, एक गहरी सांस लीजिए। O. ऑब्जर्व, ध्यान दीजिए, आप क्या महसूस कर रहे हैं, शरीर में, सोच में। P. प्रोसीड, अब सोचकर निर्णय लीजिए, आप क्या करना चाहते हैं। यह प्रक्रिया आपके अमिगडाला को डीएक्टिवेट करके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करती है, जो आपके सोचने और निर्णय लेने का केंद्र है। 3. मूवमेंट प्लस म्यूजिक, आर्ट, इमोशनल रिलीज। भावनाएं सिर्फ मन में नहीं होती, वे शरीर में फिजिकल एनर्जी की तरह जमा होती हैं। इसलिए लेखक कहते हैं, कभी कभी आपको बात करने की जरूरत नहीं होती, आपको हिलने की जरूरत होती है। 10 मिनट कोई एनर्जेटिक म्यूजिक पर, फ्री मूवमेंट, स्ट्रेचिंग, योग या वॉक इन चीजों से ब्रेन को सिग्नल मिलता है, यह भावना अब बह गई, मैं हल्का हूं। 4. कंपैशनेट सेल्फ टॉक, अंदर के बच्चे से बात करना। बहुत बार हमारी भावनाएं बचपन से जुड़ी होती हैं, वो हिस्सा जो कभी डर गया था, टूटा था, अस्वीकार किया गया था। तो अगली बार जब आप डरें, शर्मिंदा हों, गुस्से में हों, तो खुद से एक माँ या दोस्त की तरह बात कीजिए, जैसे, मैं जानता हूं तुम डरे हुए हो, ये ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, चाहे तुम किसी भी भावना में हो। चलो हम मिलकर इस भावना को अनुभव करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इस तरह की सेल्फ कंपैशन ब्रेन के न्यूरल पाथ्स में सुरक्षा और स्वीकार्यता के संकेत देती है और धीरे धीरे आपकी भावनात्मक ट्रिगर्स कमजोर होने लगती हैं। 5. इमोशनल इंटीग्रेशन विजुअलाइजेशन, भावना को अपना दोस्त बनाना। यह लेखक की एक शक्तिशाली गाइडेड विजुअलाइजेशन तकनीक है। शांत बैठिए, आंखें बंद कीजिए, अब उस भावना की कल्पना कीजिए, डर, शर्म, गुस्सा, जो भी हो, उसे एक रूप दीजिए, बच्चा, जानवर, रंग, आकार। अब उसके पास जाइए, उससे बात कीजिए, उसे पूछिए, तुम मुझे क्या सिखाने आए हो, और उसे गले लगाइए। यह अभ्यास ब्रेन को यह सिखाता है कि भावनाएं खतरा नहीं, सहयोगी हैं।
और यही लेखक का अंतिम संदेश है। फीलिंग्स आर फ्रेंड्स, इनवाइट देम इन, लिसन, लर्न, लेट गो। अगर आप इन टूल्स को नियमित रूप से अपनाते हैं तो आप अपने ब्रेन में एक नई इमोशनल इंटेलिजेंस को जन्म देंगे, जहां भावनाएं अब आपको डराएंगी नहीं बल्कि मार्गदर्शक बनेंगी। आप उनसे बचने के बजाय उनके साथ चलना सीखेंगे, और जब भावनाएं आपकी साथी बन जाएं, तब जिंदगी आपका डर नहीं बनती, वो आपकी मंच बन जाती है। चैप्टर 6, डोपामिन, आदतें और ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम। पहला, डोपामिन, वह अदृश्य ताकत जो हमारे हर निर्णय के पीछे छिपी है। अब तक आपने जाना कि दिमाग कैसे बदलता है, भावनाएं कैसे काम करती हैं और कैसे आप उन्हें मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अब हम उस विज्ञान की बात करेंगे जो हमारे हर निर्णय, हर इच्छा, हर आदत के पीछे काम करता है। वो है डोपामिन। लेखक कहते हैं, वी डोंट डू व्हाट्स इंपॉर्टेंट, वी डू व्हाट गिव्स अस डोपामिन। यानी हम जरूरी काम नहीं करते, हम वो काम करते हैं जो हमें डोपामिन हिट देते हैं। तो डोपामिन क्या है? ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो तब रिलीज होता है जब हम कुछ अच्छा महसूस करते हैं, जैसे एक मैसेज नोटिफिकेशन, एक सोशल मीडिया लाइक मीठा खाना, कोई तारीफ, या यहां तक कि कल से शुरुआत करूंगा। सोच भी डोपामिन हमें उत्साहित करता है किसी चीज को पाने, करने या चेस करने के लिए। लेकिन समस्या तब होती है जब ब्रेन डोपामिन के पीछे लत की तरह भागने लगता है। लेखक कहते हैं, मोस्ट पीपल आर नॉट एडिक्टेड टू थिंग्स, दे आर एडिक्टेड टू द डोपामिन दोज थिंग्स प्रोवाइड। यानी इंसान को सोशल मीडिया या जंक फूड की लत नहीं होती, उसे उस डोपामिन की लत होती है जो वह चीजें देती हैं। अब ये कैसे काम करता है? ब्रेन का एक हिस्सा होता है रिवॉर्ड सर्किट, जहां डोपामिन रिलीज होता है जब हम कुछ अच्छा अनुभव करते हैं। जैसे ही हम किसी चीज से संतोष या सुख पाते हैं, डोपामिन रिलीज होता है और ब्रेन उस अनुभव को रिकॉर्ड कर लेता है। अगली बार जब वही चीज सामने आती है, ब्रेन उसी पुरानी याद को एक्टिवेट करता है और हमें उस चीज की तरफ खींचता है। यही से बनती है हैबिट लूप क्यू ट्रिगर, जैसे बोरियत, थकान, तनाव, एक्शन, जैसे फोन चेक करना, मिठाई खाना, टालना, रिवॉर्ड, डोपामिन रिलीज, अच्छा फील होना, और हर बार जब ये लूप दोहराई जाती है, ब्रेन इसे और मजबूत करता है। अब यहां पर एक बहुत गहरा सवाल उठता है, क्या डोपामिन बुरा है? क्या हमें इससे लड़ना चाहिए? लेखक जवाब देते हैं, बिल्कुल नहीं। डोपामिन एक स्वाभाविक मोटिवेशन टूल है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम इसे शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स के लिए यूज करते हैं, लंबी अवधि के लक्ष्यों को सैक्रिफाइस करके। इसलिए जरूरत है डोपामिन को रीवायर करने की। मतलब ब्रेन को सिखाना कि उसे तुरंत ग्रेटिफिकेशन नहीं चाहिए, बल्कि उसे उन चीजों से डोपामिन लेना है जो असल में आपकी ग्रोथ से जुड़ी हैं। लेखक इसे कहते हैं रीवायरिंग द रिवॉर्ड सर्किट, और इसका तरीका है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से दूरी, डिलेड ग्रेटिफिकेशन की ट्रेनिंग, लो डोपामाइन डिटॉक्स, दिन डीप वर्क के बाद ही डोपामिन रिवॉर्ड लेना। उदाहरण, 45 मिनट डीप वर्क के बाद 5 मिनट स्क्रॉल की इजाजत खाने से पहले, ग्रेटिट्यूड हर लाइक के लिए सोशल मीडिया नहीं, हफ्ते में 1 दिन चेक करना, टास्क पूरा होने पर ही चॉकलेट या मूवी देखना। इससे ब्रेन को एक नया संदेश मिलता है। सच्चा रिवॉर्ड मेहनत के बाद आता है, शॉर्टकट से नहीं। लेखक यहां एक खास सलाह देते हैं जो हर क्रिएटर, स्टूडेंट, प्रोफेशनल के लिए गेम चेंजर है। डिजाइन योर एनवायरनमेंट टू डिजाइन योर डोपामिन। यानी अगर आपको डोपामिन को अपनी शर्तों पर चलाना है, तो अपने आसपास के माहौल को इस तरह डिजाइन कीजिए कि आपको डिस्ट्रैक्शन से बचने की जरूरत न पड़े, बल्कि वो खुद ही नजर ना आए। उदाहरण, फोन को किसी दूसरे कमरे में रखें, क्रोम एक्सटेंशन से सोशल साइट्स ब्लॉक करें, काम वाले कमरे में सिर्फ काम की चीजें हों। सुबह के पहले 2 घंटे नो इंटरनेट आपका ब्रेन वही करता है जो सामने आता है। तो अगर आप सही चीजें सामने रखेंगे तो ब्रेन उन्हीं से डोपामिन लेना शुरू करेगा। और अंत में लेखक आपको ये याद दिलाते हैं, डोपामिन इज योर कंपस बट यू मस्ट सेट द डेस्टिनेशन। यानी डोपामिन एक शक्तिशाली कंपास की तरह है जो आपको किसी दिशा में ले जाता है, लेकिन कहां जाना है वो आप तय करते हैं। अगर आपने डोपामिन को अपने शॉर्टकट्स से जोड़ दिया तो वो आपको टालने, लालच और लत की ओर ले जाएगा।
लेकिन अगर आपने उसे डिसिप्लिन, डीप वर्क, क्रिएटिविटी से जोड़ दिया तो वही डोपामिन आपको महानता की ओर ले जाएगा। आदतों का विज्ञान। ब्रेन को दोबारा ट्रेन करना आसान है अगर आप इसका सिस्टम समझ लें। अब जब आप समझ चुके हैं कि डोपामिन कैसे काम करता है और किस तरह वो हमारे निर्णयों और क्रेविंग्स को कंट्रोल करता है, तो अगला कदम है ये समझना कि आदतें कैसे बनती हैं, कैसे टूटती हैं और कैसे हम उन्हें फिर से डिजाइन कर सकते हैं। लेखक इस अध्याय में साफ कहते हैं, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी आप अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंचते, बल्कि आप अपने आदतों के सिस्टम तक गिर जाते हैं। और चूंकि ब्रेन एक ऑटोमेशन मशीन है, वो बार बार की गई चीजों को डिफॉल्ट बिहेवियर बना लेता है। इसलिए अगर आप रोज 10 बार टाल मटोल करते हैं तो ब्रेन उसे आपकी पहचान का हिस्सा बना लेता है। अब इसको बदलने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि एक आदत बनती कैसे है। आदत का 4 स्टेप साइकिल। लेखक इसे हैबिट लूप कहते हैं। ट्रिगर, संकेत, कोई भी इशारा जो आदत की शुरुआत करता है, जैसे सुबह उठते ही फोन देखना। क्रेविंग, लालसा, उस आदत से मिलने वाली संतुष्टि की उम्मीद, जैसे डोपामीन हिट। एक्शन, क्रिया, वो व्यवहार जो आप करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम खोलना। रिवॉर्ड, इनाम, जो अच्छा महसूस होता है, जिससे आदत मजबूत होती है, जैसे कमेंट या लाइक मिलना। हर बार जब यह लूप पूरा होता है, ब्रेन उस आदत को और गहराई से ग्रो करता है। इसलिए लेखक कहते हैं, यू डोंट ब्रेक हैबिट्स, यू रिप्लेस देम। यानी आदतों को तोड़ा नहीं जाता, बल्कि उन्हें नई आदतों से बदला जाता है जो उसी रिवॉर्ड को देती हैं पर डायरेक्शन बदल देती हैं। कैसे बनाएं नई आदतें? स्टेप बाय स्टेप ब्रेन रीप्रोग्रामिंग सिस्टम। लेखक हमें एक 5 चरणीय सिस्टम बताते हैं जो ब्रेन के रिवॉर्ड मैकेनिज्म को यूज करके नई आदतों को इंस्टॉल करता है। 1. पहचानिए आपकी कौन सी आदत सबसे ज्यादा ब्रेन को डैमेज कर रही है। हर किसी की कोई ना कोई ऐसी आदत होती है जो उन्हें पीछे खींच रही होती है, जैसे प्रोक्रास्टिनेशन, ओवरथिंकिंग, जंक फूड, लेट नाइट स्क्रोलिंग, सेल्फ डाउट। इस आदत को सिर्फ बाहर से नहीं, भीतर से पहचानिए। क्या यह आपको कंफर्ट दे रही है? क्या यह आपको अतीत की किसी भावना से बचा रही है? उसे पेपर पर लिखिए। मैं ये करता हूं क्योंकि मुझे ये फील होता है। इससे ब्रेन उसे सचेत आदत की कैटेगरी में डालता है। 2. बदलिए ट्रिगर को। शुरुआत में ही सिस्टम तोड़िए। हर आदत एक सिग्नल से शुरू होती है, जैसे फोन का नोटिफिकेशन, खालीपन, बोरियत या चिंता। इसलिए ब्रेन को सबसे पहले ट्रिगर से अलग करना जरूरी है। अगर रात को स्क्रॉल करते हैं तो रात को फोन कमरे से बाहर रखें। अगर बोरियत में खाते हैं तो बोरियत के समय पानी पिएं या वॉक करें। अगर स्ट्रेस में डाउट आता है तो खुद से पॉजिटिव सवाल पूछें। ट्रिगर को पहचान कर उससे पहले ही ब्रेन को नई दिशा दीजिए। 3. रिप्लेस विद अ सिमिलर रिवॉर्ड हैबिट। ब्रेन को रिवॉर्ड चाहिए, लेकिन आप डिसाइड कर सकते हैं वो रिवॉर्ड कहां से आए। उदाहरण, सोशल मीडिया की जगह 5 मिनट जर्नलिंग, जंक फूड की जगह हेल्दी स्नैक स्क्रॉल की जगह डीप ब्रीदिंग, या म्यूजिक प्रोक्रास्टिनेशन की जगह सिर्फ 5 मिनट टास्क करना। 5 मिनट रूल। इससे ब्रेन को वही डोपामिन मिलेगा, लेकिन आइडेंटिटी और बिहेवियर में बदलाव आने लगेगा। 4. हैबिट ट्रैकिंग। ब्रेन को प्रोग्रेस दिखाइए। ब्रेन को विजुअल कॉन्फर्मेशन चाहिए कि आप बदल रहे हैं। लेखक बताते हैं कि एक सिंपल हैबिट ट्रैकर, जहां आप हर दिन चेक करते हैं कि आपने वो आदत की या नहीं, आपके ब्रेन को मोमेंटम देता है। हर ब्रेन को डोपामिन देता है। हर दिन की कंसिस्टेंसी ब्रेन को रीइंफोर्स करती है, मैं वो इंसान बन रहा हूं जो बदलाव करता है। 5. आइडेंटिटी लिंकिंग। खुद को नई पहचान दीजिए। यह सबसे पावरफुल और डीप स्ट्रैटेजी है। हर बार जब आप नई आदत को दोहराते हैं तो खुद से कहिए, मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। मैं वो हूं जो डिस्ट्रैक्शंस पर नहीं, डायरेक्शन पर चलता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन बिहेवियर से ज्यादा आइडेंटिटी को फॉलो करता है। अगर आप खुद को प्रोक्रास्टिनेटर मानते हैं तो आप उसी तरह व्यवहार करेंगे, लेकिन अगर आप खुद को फोकस्ड या इंटेंशनल मानते हैं तो ब्रेन धीरे धीरे उसी के अनुरूप रिवायरिंग शुरू कर देता है। चैप्टर 7, सेल्फ टॉक। अपने दिमाग से जो बोलते हो वही बनते हो। पहला, अंदर की आवाज।
जो हर दिन आपको बनाती या तोड़ती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप कोई गलती करते हैं तो अपने आप से कैसे बात करते हैं? मैं बेवकूफ हूं, मुझसे कभी कुछ सही नहीं होता, पता था ये मेरे बस की बात नहीं है। अब सोचिए, अगर यही बातें कोई और आपसे कहे हर दिन, तो क्या आप उसे अपने जीवन में रहने देंगे? शायद नहीं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम खुद से इस तरह की बातें हर रोज बार बार बिना रुके करते हैं, और ब्रेन एक मासूम बच्चे की तरह हर बात को सच मान लेता है। लेखक कहते हैं, योर ब्रेन डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड रिपीटेड सेल्फ टॉक। यानी ब्रेन को फर्क नहीं पड़ता कि आप जो कह रहे हैं वह सच है या नहीं। अगर आप बार बार वही बात दोहराते हैं तो ब्रेन उसे सच मानने लगता है, और जब ब्रेन मान लेता है कि मैं कमजोर हूं, मैं ध्यान नहीं लगा सकता, मैं हमेशा असफल रहता हूं, तो वो उसी के हिसाब से अपने न्यूरल पाथवे बना लेता है। लेखक इस बात को न्यूरोसाइंस से समझाते हैं। हर बार जब आप खुद से कोई बात करते हैं तो आप अपने दिमाग में एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजते हैं। यह सिग्नल अगर बार बार दोहराया जाए तो वह एक स्थायी न्यूरल पाथवे बनाता है, और वही पाथवे तय करता है आप कैसा सोचेंगे, कैसे महसूस करेंगे, किस चीज पर विश्वास करेंगे, और आखिरकार कैसे काम करेंगे। इसलिए अगर आप बार बार मैं कर सकता हूं कहते हैं तो ब्रेन उसे मानकर उसी के अनुसार निर्णय लेने लगता है, और अगर आप कहते हैं मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, तो ब्रेन वही मानकर खुद को रोक लेता है। अब सवाल उठता है, हमारी सेल्फ टॉक इतनी नकारात्मक क्यों होती है? लेखक बताते हैं कि इसका कारण है बचपन की कंडीशनिंग, नकारात्मक अनुभव, आलोचना, अस्वीकृति, कंपैरिजन कल्चर और सोशल मीडिया। हमने सीखा ही नहीं कि खुद से दयालुता से बात कैसे की जाती है। लेखक यहां एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, इनर बुली, जो हर वक्त आपके भीतर बैठा आलोचक है। वो आपके हर निर्णय पर उंगली उठाता है, हर असफलता पर ताना मारता है और आपको आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप इस इनर बुली को पहचानें और बदलें। तो इसका उपाय क्या है? लेखक हमें एक सरल लेकिन प्रभावशाली प्रक्रिया बताते हैं, सेल्फ टॉक रिफ्रेमिंग सिस्टम, जिसके 3 चरण हैं। कैच, नकारात्मक सेल्फ टॉक को पकड़िए। जैसे ही आप खुद से कहें मैं फेल हो जाऊंगा, तुरंत रुकिए और नोटिस कीजिए ये विचार आया है। चैलेंज, उससे सवाल पूछिए, क्या ये सच है? क्या हमेशा ऐसा ही होता है? क्या मेरे पास कोई सबूत है जो इससे उलट है? चेंज, उसे सचेत शक्तिशाली भाषा से बदलिए। मैं फेल हो सकता हूं, लेकिन हर बार फेल होना जरूरी नहीं। मैं सीख रहा हूं और यही ग्रोथ है। यह अभ्यास हर दिन करने से आपका ब्रेन नई सोच को स्वीकार करना शुरू कर देता है। लेखक कहते हैं कि सेल्फ टॉक को बदलना सिर्फ सकारात्मक बातें दोहराना नहीं है, बल्कि यह है अपने दिमाग से वैसा ही बोलना जैसा आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से बोलते। अगर आपका दोस्त गलती करे तो आप क्या कहेंगे? तू बेकार है, या कोई बात नहीं, अगली बार होगा। तो फिर अपने आप से ऐसा क्यों नहीं? एक और तकनीक जो लेखक साझा करते हैं, नेम योर इनर क्रिटिक। अपने भीतर के आलोचक को एक नाम दीजिए, जैसे डाउटफुल डेव, जजी जटिन या नेगेटिव नेहा। इससे होता यह है कि जब भी वह आवाज आए तो आप कह सकते हैं, ओह, ये तो फिर से जजी जटिन बोलने लगा। इस तरीके से आप खुद और उस नकारात्मक सोच के बीच दूरी बना पाते हैं। लेखक इस अध्याय के पहले भाग को एक बेहद खूबसूरत वाक्य से समाप्त करते हैं, यू आर ऑलवेज अफर्मिंग समथिंग, मेक श्योर यू अफर्म व्हाट यू वांट टू बिकम। यानी आप हर वक्त कुछ न कुछ अपने बारे में दोहरा रहे हैं, तो बेहतर है कि आप वही दोहराएं जो आप बनना चाहते हैं, न कि वो जो आप नहीं बनना चाहते। दूसरा, पॉजिटिव सेल्फ टॉक को ब्रेन का सुपर पावर बनाना, शब्दों से सोच और सोच से भविष्य बनाना। अब जब आपने समझ लिया कि नकारात्मक सेल्फ टॉक कैसे आपके ब्रेन में गलत प्रोग्रामिंग करता है, तो अगला कदम है यह सीखना कि सकारात्मक, शक्तिशाली और सशक्त बनाने वाली सेल्फ टॉक कैसे विकसित की जाए, ताकि ब्रेन उसी के अनुरूप खुद को रिप्रोग्राम कर सके। लेखक यहां एक चौंकाने वाली बात कहते हैं, एफर्मेशंस डोंट वर्क बिकॉज दे आर पॉजिटिव, दे वर्क बिकॉज दे आर रिपीटेड विद बिलीफ। यानी सिर्फ अच्छा बोलना काफी नहीं होता, जो बात फर्क लाती है
वो है उस शब्द को बार बार बोलना और उसे विश्वास के साथ बोलना। ब्रेन तभी सीखता है जब संदेश दोहराया जाता है और भावनात्मक रूप से गहरा होता है। तो चलिए समझते हैं पॉजिटिव सेल्फ टॉक को डेली रूटीन और माइंडसेट में कैसे गहराई से उतारा जाए। 1. स्टार्ट योर डे विथ आई एम पावर ब्रेन। सुबह के समय यानी उठने के 30 मिनट के अंदर सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। लेखक इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी प्राइम टाइम। इस समय की गई सेल्फ टॉक बहुत गहराई से ब्रेन में इम्प्रिंट होती है। हर सुबह आंख खुलते ही 5 एफर्मेशंस बोलिए, जैसे मैं शांत और केंद्रित हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं उन चीजों पर ध्यान देता हूं जो मेरे हाथ में है, मैं अपने लक्ष्य के लायक हूं, मैं जो सोचता हूं वही बनता हूं और मैं बड़ी सोच रखता हूं। इन्हें कागज पर लिखें, जोर से बोलें और महसूस करें। इससे ब्रेन एक शक्तिशाली स्टेट में पहुंचता है जो आपको दिन भर गाइड करता है। 2. राइट टू रीवायर, रीराइट योर बिलीव्स। एक्सरसाइज। लेखक इस एक्सरसाइज को ब्रेन रिकोडिंग का सबसे आसान तरीका मानते हैं। एक शीट पर अपनी लिमिटिंग बिलीव्स लिखिए, जैसे मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता, मैं कभी सफल नहीं होऊंगा। अब हर बिलीफ को उलट दीजिए, लेकिन ऐसे शब्दों में जो संभावना दें, जैसे मैं ध्यान केंद्रित करना सीख रहा हूं और हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मैं सफलता के रास्ते पर हूं और हर अनुभव मुझे सिखा रहा है। हर उलटी हुई बिलीफ को रोज 3 बार लिखिए, 21 दिनों तक। ब्रेन इस रेपिटेशन को असल अनुभव मानकर नए न्यूरल पाथवे बनाता है। 3. एंकर एफर्मेशंस विथ इमोशंस। सिर्फ शब्द काफी नहीं, उन्हें भावना के साथ जोड़ना जरूरी है। जब आप एफर्मेशंस बोलें तो आंखें बंद करें, विजुअलाइजेशन करें कि आप वो व्यक्ति बन चुके हैं, वो भाव महसूस करें जो तब आएगा। आत्मविश्वास, गर्व, संतोष। जैसे ही ब्रेन इमोशन महसूस करता है, वो उस थॉट को इंपॉर्टेंट मानकर दीर्घकालीन स्मृति में स्टोर करता है। लेखक इसे कहते हैं फील द फ्यूचर नाउ, यानी भविष्य की स्थिति को अभी जीना, ताकि ब्रेन उसे वर्तमान मान ले। 4. रिप्लेस पैसिव विद एक्टिव लैंग्वेज। नेगेटिव सेल्फ टॉक पैसिव होता है, काश मैं कर पाता, मुझे डर लगता है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक एक्टिव होता है, मैं अब प्रयास कर रहा हूं, मैं साहसी हूं और एक एक कदम बढ़ा रहा हूं। पैसिव भाषा ब्रेन को हेल्पलेसनेस सिखाती है, जबकि एक्टिव भाषा एजेंसी यानी नियंत्रण देती है। तो जब भी ब्रेन कोई डर या नकारात्मक बात बोले, उसे एक्टिव एक्शन से बदलिए। उदाहरण, मुझे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, मैं हर बार थोड़ा बेहतर हो रहा हूं। 5. मिरर टॉक। अपनी आंखों में देखकर अफर्म करना ये एक बेहद प्रभावशाली अभ्यास है। हर दिन आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में देखिए और कहिए, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हारी कद्र करता हूं, मैं तुम्हें माफ करता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं, हम सफल होंगे। शुरुआत में अजीब लगेगा, रेजिस्टेंस होगा, लेकिन यही तो हीलिंग की शुरुआत है। जब आप अपने आप को स्वीकार करते हैं तो ब्रेन सुरक्षित महसूस करता है और नकारात्मक सोच कमजोर पड़ने लगती है। 6. क्रिएट अ सेल्फ टॉक प्लेलिस्ट। अपने एफर्मेशंस को रिकॉर्ड करिए अपनी आवाज में और हर दिन सुबह या रात को उन्हें सुनिए। आपकी खुद की आवाज आपके ब्रेन पर सबसे ज्यादा असर डालती है। इससे सबकॉन्शियसली ये नए विचार धीरे धीरे पुराने लिमिटिंग बिलीफ्स को खत्म करने लगते हैं। लेखक इस प्रक्रिया को कहते हैं रेपिटेशन क्रिएट्स रेप्यूटेशन इन योर ओन माइंड, यानी जितना ज्यादा आप नए विचार दोहराते हैं, उतना ही ब्रेन आपकी नई पहचान को सच मानने लगता है। चैप्टर 8, ओवरथिंकिंग को हराना। जब दिमाग शांत होता है तब क्लैरिटी जन्म लेती है। पहला, ओवरथिंकिंग। जब ब्रेन तेज चलता है लेकिन आगे नहीं बढ़ता। क्या आप कभी इतने ज्यादा सोचते हैं कि सोचते सोचते ही थक जाते हैं, लेकिन समाधान फिर भी नहीं मिलता? क्या कभी कोई छोटी सी बात आपके दिमाग में घंटों तक घूमती रहती है, जैसे कोई पुराना गाना जो बंद ही नहीं होता? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। लेखक बताते हैं कि आज की दुनिया में हर दूसरा इंसान ओवरथिंकिंग का शिकार है और यही उसकी सबसे बड़ी प्रोडक्टिविटी, खुशी और मानसिक स्वास्थ्य की बाधा बन चुका है। पर ओवरथिंकिंग का असली कारण क्या है? ये तब होता है
जब आपका दिमाग हर चीज पर कंट्रोल पाना चाहता है। वो चाहता है कि हर स्थिति पहले से साफ हो, कोई गलती ना हो, कोई शर्मिंदगी ना हो, कोई असफलता ना हो। इसलिए वो हर निर्णय से पहले हजारों अगर और क्यों सोचने लगता है। लेखक कहते हैं, ओवर थिंकिंग इज द माइंड्स अटेम्प्ट टू फील सेफ इन एन अनसर्टेन वर्ल्ड। यानी ओवर थिंकिंग ब्रेन का तरीका है खुद को सुरक्षित महसूस कराने का, लेकिन असल में यह सुरक्षा नहीं, झूठा भ्रम होता है। ओवर थिंकिंग की पहचान क्या है? डिसीजन लेने में घंटों लग जाना, किसी व्यक्ति की बात बार बार सोचते रहना, पुराने झगड़े या घटनाओं को दोहराना, क्या होता अगर वाली सोच में फंस जाना, नींद से पहले दिमाग का शांत न होना और इसका असर, नींद खराब, तनाव और चिंता, प्रोडक्टिविटी में गिरावट, रिश्तों में दरार, आत्मसंदेह और लो कॉन्फिडेंस। अब सवाल है, ओवर थिंकिंग को रोका कैसे जाए? लेखक हमें एक व्यावहारिक और वैज्ञानिक रणनीति देते हैं जिससे दिमाग को धीरे धीरे शांत किया जा सकता है। ये रणनीति 3 हिस्सों में बंटी है। 1. अवेयरनेस, पहचानो कि कब और क्यों दिमाग घूम रहा है। 2. इंटरप्ट, उस सोच को बीच में ही तोड़ो। 3. रिवायर, ब्रेन को सिखाओ कि कम सोचना भी सुरक्षित है। स्टेप 1. अवेयरनेस, जब आप देख लेते हैं तभी आप बदल सकते हैं। अधिकतर लोग सोचते हैं कि ओवर थिंकिंग एक स्वाभाविक आदत है, लेकिन लेखक कहते हैं ये आदत नहीं, एक रिएक्शन है। आप किसी डर या अनिश्चितता के कारण प्रतिक्रिया देते हैं और वह प्रतिक्रिया होती है बार बार सोचते रहना। इसलिए हर बार जब आप खुद को ओवर थिंकिंग करते हुए पकड़ें, तब खुद से ये 3 सवाल पूछें। अभी मैं क्या सोच रहा हूं? क्या ये सोचना किसी समाधान की ओर ले जा रहा है? क्या ये सोच अभी मेरे नियंत्रण में है? ये सवाल आपका ध्यान सोच से सचेतता की ओर ले जाते हैं। स्टेप 2. इंटरप्ट, सोच को बीच में रोकने की तकनीकें। ब्रेन जब ओवर थिंकिंग मोड में होता है तो उसे ब्रेक की जरूरत होती है, ठीक वैसे जैसे किसी दौड़ते हुए घोड़े को रोकने के लिए लगाम खींची जाती है। यहां 5 ब्रेन इंटरप्ट टेक्निक्स दी गई हैं। 1. 5 4 3 2 वोइक टेक्निक। 5 चीजें देखें, 4 चीजें छुएं, 3 आवाजें सुनें, 2 चीजें सूंघें, 1 चीज का स्वाद महसूस करें। यह तकनीक दिमाग को अब में खींच लाती है। 2. वॉक टॉक, कमरे में टहलिए और अपने विचार जोर से बोलिए, इससे विचार सिर में फंसे नहीं रहते बल्कि बाहर आते हैं। 3. बॉडी मूवमेंट, जंपिंग जैक्स, वॉक, पुशअप्स, शरीर की गति दिमाग की गति को शांत करती है। 4. पेन टू पेपर, जो भी सोच रहे हैं लिख डालिए, दिमाग हल्का होता है क्योंकि अब विचार बाहर हैं। 5. डीप ब्रीदिंग, 4 सेकंड सांस लें, 4 सेकंड रोकें, 4 सेकंड छोड़ें, दिमाग की तेजी धीमी होने लगती है। हर बार जब आप इन तकनीकों में से एक का इस्तेमाल करते हैं तो आप ब्रेन को यह सिखाते हैं कि मैं ही मालिक हूं, विचार नहीं। स्टेप 3. रीवायर, ब्रेन को सिखाइए कि शांत रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। ओवर थिंकिंग का इलाज सोच को जबरदस्ती बंद करना नहीं है, बल्कि उसे एक नई दिशा देना है। इसका सबसे असरदार तरीका है स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग, यानी सोचने का सिस्टम। उदाहरण, कोई समस्या है, पेपर पर टी चार्ट बनाएं, कंट्रोल में, कंट्रोल से बाहर। फिर सिर्फ उस पर फोकस करें जो आपके कंट्रोल में है। कोई निर्णय लेना है, प्रोस कॉन्स लिस्ट, 3 मिनट का टाइमर लगाएं, जितना आए लिखें और फैसला लें, फिर उसे बंद करें। सोच बार बार आ रही है, वरी टाइम शेड्यूल करें, दिन में 10 मिनट फिक्स करें जब आप अपनी चिंताओं को सोचें, बाकी दिन अभी इसका समय नहीं। दूसरा, ओवर थिंकिंग से स्थायी मुक्ति। जब ब्रेन शांत होता है तब जीवन सरल हो जाता है। ओवर थिंकिंग को केवल रोकना ही समाधान नहीं है, असल समाधान है ब्रेन को ऐसा माहौल देना जिसमें ओवर थिंकिंग की जरूरत ही न पड़े। लेखक यहां कहते हैं, एन ओवर थिंकिंग माइंड इज अ सिम्टम, नॉट द रूट। द रूट इज एन अनसेफ, अनट्रेन्ड ब्रेन। यानी ओवर थिंकिंग एक लक्षण है, असल जड़ है असुरक्षित महसूस करना, दिमाग को प्रेजेंट और शांत रहने की ट्रेनिंग का अभाव। इसलिए अगला चरण है ब्रेन को दोबारा ट्रेन करना ताकि वो अनावश्यक विचारों की जरूरत ही महसूस ना करे। यहां लेखक एक 3 पिलर सिस्टम बताते हैं। प्रेजेंस प्रायोरिटीज, पीस प्रैक्टिसेस। ये एक प्रेजेंस, ब्रेन को वर्तमान में लाना, जहां कोई ओवर थिंकिंग नहीं होता,
ओवरथिंकिंग हमेशा या तो भूतकाल में होता है, पछतावा, गिल्ट, या भविष्य में, डर, आशंका। इसलिए ब्रेन को अगर अब में ला दिया जाए तो ओवरथिंकिंग की जमीन ही खत्म हो जाती है। इसके लिए लेखक 2 डेली प्रैक्टिसेस बताते हैं। ए, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। सिर्फ 5 मिनट से शुरुआत करें। आंखें बंद करें, सांस पर ध्यान दें। विचार आए तो उन्हें आने दें, लेकिन वापस सांस पर लौट आएं। इस अभ्यास से ब्रेन को एक नई आदत मिलती है, अब में रहना। बी, माइंडफुल वॉकिंग, माइंडफुल ईटिंग। चलिए या खाइए, लेकिन पूरा ध्यान सिर्फ उसी क्रिया पर रखिए। हर कदम, हर स्वाद को महसूस कीजिए। जब ब्रेन इस ध्यान की आदत में आता है तो सोचने की जगह अनुभव करना सीखता है। 2, प्रायोरिटीज। सोच को सीमित करने के लिए जरूरी का चयन करना। ओवरथिंकिंग बहुत बार इसलिए भी होता है क्योंकि हमारा ब्रेन हर चीज को एक साथ सोचने लगता है, छोटे बड़े, जरूरी गैर जरूरी, सब कुछ। इसलिए लेखक कहते हैं क्लैरिटी रिड्यूसेस एंग्जाइटी, यानी जब आप यह तय कर लेते हैं कि आपका ध्यान आज सिर्फ किन 3 चीजों पर रहेगा तो दिमाग को राहत मिलती है। टेक्निक, रूल ऑफ 3। हर सुबह 3 सबसे जरूरी काम तय करें। बाकी चीजों को जानबूझकर इग्नोर करने का अधिकार दीजिए खुद को। इससे ब्रेन को लगेगा कि वो काबू में है और ओवरथिंकिंग की आवश्यकता नहीं है। 3, पीस प्रैक्टिसेस। ब्रेन को अंदर से शांत करना ताकि बाहरी शोर असर न करे। ओवरथिंकिंग तब और बढ़ता है जब ब्रेन की बैटरी कम होती है, यानी जब आप थके, अनहेल्दी या इमोशनली ड्रेन्ड होते हैं। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि रोज के स्केड्यूल में कुछ पीस रिचुअल्स शामिल करें। ए, डिजिटल सनसेट। सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद ब्रेन को डार्कनेस और शांति की आदत दें। बी, जर्नलिंग। रात को लिखिए, क्या अच्छा हुआ, क्या सीखा, कल क्या सुधार सकते हैं। ब्रेन जो बातें बार बार सोचता है वो कागज पर आ जाए तो दिमाग हल्का होता है। सी, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। हर दिन 3 चीजों के लिए आभार लिखिए। इससे ब्रेन क्या नहीं है से हटकर क्या है पर फोकस करना सीखता है। अब एक प्रश्न जो लोग अक्सर पूछते हैं, क्या ओवरथिंकिंग को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है? लेखक का जवाब है यस, नॉट बाय कंट्रोलिंग थॉट्स बट बाय क्रिएटिंग अ लाइफ वेयर एक्सेसिव थॉट्स आर्ट नीडेड। यानी अगर आप अपनी जीवन शैली, सोचने की शैली और मानसिक आदतों को सही दिशा दें तो ओवरथिंकिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका दिमाग शांत रहेगा, स्पष्ट रहेगा और हर निर्णय ज्यादा आत्मविश्वास से भरपूर होगा। चैप्टर 8 के अंत में लेखक एक शक्तिशाली विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज देते हैं, द थॉट ट्रेन टेक्निक। कल्पना कीजिए कि आप एक रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। हर विचार एक ट्रेन की तरह आता है, लेकिन आप उसमें बैठते नहीं, बस उसे आते जाते देखते हैं। इस विजुअलाइजेशन को दिन में 2 बार करें, 3 मिनट के लिए। यह ब्रेन को सिखाता है कि आप विचारों के मालिक हैं, उनके यात्री नहीं। अंततः लेखक कहते हैं साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ आंसर्स। जब आप अपने विचारों को स्थिर करना सीखते हैं तब क्लैरिटी आती है, तब समाधान दिखता है, तब आगे का रास्ता भी खुलता है और तब आप ओवरथिंकिंग से मुक्त होकर एक शांत, सशक्त और प्रेजेंट जीवन जीने लगते हैं। चैप्टर 9, ध्यान की शक्ति। ब्रेन को डिस्ट्रैक्शन से आजाद करके लेजर फोकस कैसे बनाएं? पहला, डिवाइस नहीं, दिशा बदलो। जब ध्यान बिखरता है तो लक्ष्य भी खोता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप दिन भर कुछ करते रहते हैं लेकिन फिर भी दिन के अंत में लगता है कि कुछ खास किया ही नहीं? क्या आपको लगता है कि ब्रेन हर 5 मिनट में किसी नई बात की ओर भाग रहा है? कभी इंस्टाग्राम, कभी व्हाट्सएप, कभी कोई और ऐप? अगर हां, तो ये सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, बल्कि इस पूरी पीढ़ी की सबसे बड़ी चुनौती है। लेखक साफ शब्दों में कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन इज नॉट अबाउट टेक्नोलॉजी, इट्स अबाउट अ ब्रेन दैट हैज नेवर बीन टॉट टू फोकस। यानी हमारा असली दुश्मन मोबाइल नहीं है, बल्कि वो दिमाग है जो किसी एक दिशा में रुकना सीख ही नहीं पाया। अब सवाल उठता है, ब्रेन को डिस्ट्रैक्शन की इतनी आदत क्यों लग गई है? इसका सबसे बड़ा कारण है डोपामीन लूप। हर बार जब आप कोई नया नोटिफिकेशन देखते हैं या कोई नया फीड स्क्रॉल करते हैं तो ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है, जो एक प्लेजर केमिकल है। ब्रेन को मजा आता है और फिर
वो उस चीज को बार बार करना चाहता है। लेखक इसे कहते हैं द एडिक्शन टू न्यू इज द डेथ ऑफ डेप्थ, यानी नई चीजों की लत गहराई की मौत है। आपका ब्रेन अब गहराई से सोचना नहीं चाहता, वो सिर्फ नयापन चाहता है, जल्दी, तेज और सतही। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इस लत से छुटकारा पाया जा सकता है? तो जवाब है हां, और यह संभव है, बिल्कुल व्यावहारिक तरीकों से। लेखक हमें बताते हैं फोकस इज नॉट समथिंग यू हैव, इट्स समथिंग यू ट्रेन, यानी ध्यान कोई चीज नहीं जो आपके पास हो या ना हो, ये एक कौशल है जो सीखा और विकसित किया जा सकता है। तो चलिए अब समझते हैं डिस्ट्रैक्शन से कैसे बाहर निकलें और गहरा फोकस कैसे बनाएं। यहां लेखक एक 4 लेयर फोकस फॉर्मूला बताते हैं। रिमूव क्लटर, बिल्ड क्लैरिटी, डिजाइन रूटीन्स, ट्रेन द ब्रेन। 1. रिमूव क्लटर, ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाइए। सबसे पहले जरूरी है कि आप उन चीजों की पहचान करें जो ब्रेन को हर दिन डिस्ट्रैक्ट करती हैं। लेखक इसे कहते हैं क्लीन योर मेंटल एनवायरनमेंट बिफोर यू ट्राई टू क्लीन योर थॉट्स। हाउ टू डू दिस प्रैक्टिकली? अपना फोन होम स्क्रीन से सभी सोशल ऐप्स हटा दें। हर ऐप की नोटिफिकेशन बंद करें सिवाय कॉल और कैलेंडर के। हर दिन कम से कम 1 घंटे के लिए नो फोन जोन बनाएं। उदाहरण, सुबह 6 से 7 तक फोन बिल्कुल न देखें, इससे दिन की शुरुआत डिस्ट्रैक्शन फ्री होती है। 2. बिल्ड क्लैरिटी, ब्रेन को बताइए कि उसे कहां फोकस करना है। ध्यान की कमी अक्सर इसलिए होती है क्योंकि दिमाग को पता ही नहीं होता कि सबसे जरूरी क्या है। इसलिए लेखक हमें एक अभ्यास सिखाते हैं, द FTF फॉर्मूला, फोकस टास्क फर्स्ट। हर सुबह एक पेज पर सिर्फ एक चीज लिखिए। अगर मैं आज सिर्फ एक काम करूं तो वह क्या होगा? फिर दिन की शुरुआत उसी काम से कीजिए। ना कोई मीटिंग, ना कोई ऐप, बस 1 घंटा उसी टास्क को दीजिए। इससे ब्रेन को सिखाया जाता है कि यही प्राथमिकता है और वही उसकी दिशा बन जाती है। 3. डिजाइन रूटीन्स, ऐसा सिस्टम बनाइए जिससे ब्रेन खुद फोकस करे। फोकस कोई घटना नहीं है, ये रोज के छोटे छोटे फैसलों का परिणाम है। लेखक हमें सलाह देते हैं हर दिन का पहला घंटा डीप वर्क आवर बनाए। उसी समय, उसी जगह एक ही काम करें। दिमाग उस माहौल से खुद समझने लगेगा अब फोकस का समय है। उदाहरण, सुबह 7 से 8 पढ़ना, लिखना, दोपहर 2 से 3 प्रोजेक्ट वर्क, रात 8 से 9 स्किल प्रैक्टिस। जब यह रूटीन बनती है तो ब्रेन की फोकस करने की मांसपेशी मजबूत होती है। 4. ट्रेन द ब्रेन, माइंड को माइंड की तरह नहीं, मसल की तरह ट्रीट करें। लेखक कहते हैं फोकस इज अ मेंटल मसल, द मोर यू यूज इट द स्ट्रॉन्गर इट गेट्स। तो इसे ट्रेंड करने के लिए छोटे छोटे अभ्यास करें। पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट फोकस, 5 मिनट ब्रेक, हर 4 पोमोडोरो के बाद 20 मिनट का ब्रेक। सिंगल टास्किंग चैलेंज, एक बार में सिर्फ एक काम करें, कोई मल्टीटास्किंग नहीं। डिस्ट्रैक्शन जर्नल, हर बार जब ध्यान भटके उसे लिखिए। 3 दिन में ही आपको अपने डिस्ट्रैक्शन पैटर्न की क्लैरिटी मिलेगी। दूसरा, फ्लो स्टेट में प्रवेश, जब ब्रेन पूरी तरह फोकस में होता है और समय रुक जाता है। अब तक आपने सीखा कि ध्यान भटकने के कारण क्या हैं और कैसे आप छोटे छोटे बदलाव करके ब्रेन को फोकस करना सिखा सकते हैं। लेकिन अब हम एक और गहराई में उतरते हैं जहां ध्यान सिर्फ नियंत्रित नहीं होता बल्कि वह फ्लो में बदल जाता है। फ्लो स्टेट, वह अवस्था जहां आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि समय का पता नहीं चलता। डिस्ट्रैक्शंस आसपास होते हुए भी दिखते नहीं। ऊर्जा, रचनात्मकता और स्पष्टता अपने चरम पर होती है। लेखक इसे कहते हैं फ्लो इज द पीक ऑफ मेंटल क्लैरिटी एंड जॉय। अब सवाल उठता है, क्या फ्लो स्टेट सिर्फ कलाकारों या एथलीट्स के लिए है? नहीं, लेखक कहते हैं कि फ्लो हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। आप कोई भी हों, लेखक, स्टूडेंट, बिजनेसमैन या कोच, फ्लो आपकी क्षमता को 5x बढ़ा सकता है। तो फ्लो तक पहुंचना कैसे संभव है? यहां लेखक एक वैज्ञानिक ढांचे की मदद से हमें बताते हैं द 4 ट्रिगर्स ऑफ फ्लो, क्लैरिटी ऑफ गोल चैलेंज विथ स्किल बैलेंस, एलिमिनेशन ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, डीप एंगेजमेंट। इन 4 ट्रिगर्स को अपनाकर आप अपने दिन के किसी भी हिस्से में फ्लो में प्रवेश कर सकते हैं। 1. क्लैरिटी ऑफ गोल, जब ब्रेन जानता है उसे क्या करना है तभी वह गहराई से जुड़ता है।
फ्लो की पहली शर्त है क्लियर ऑब्जेक्टिव। मतलब आपको हर दिन साफ पता होना चाहिए कि आप किस काम में गहराई से उतरने जा रहे हैं। लेखक का सुझाव है हर दिन सिर्फ एक फोकस ब्लॉक तय करें। उस समय सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क करें, जैसे एक ब्लॉग लिखना, प्रेजेंटेशन तैयार करना, फाइनेंशियल एनालिसिस करना। अगर टास्क अस्पष्ट है तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है और फ्लो में नहीं जा पाता। 2. चैलेंज विद स्किल बैलेंस। ना बहुत आसान ना बहुत कठिन। फ्लो तब होता है जब कोई काम इतना चैलेंजिंग हो कि आपकी पूरी स्किल लगे, लेकिन इतना कठिन नहीं कि डर पैदा करे। इसलिए लेखक कहते हैं फ्लो एग्जिस्ट्स ऑन द एज ऑफ योर एबिलिटी। अपने काम को ऐसा डिजाइन करें, अगर कोई टास्क आसान लगे उसे थोड़ा और मुश्किल बनाइए, अगर कठिन लगे उसे छोटे हिस्सों में तोड़िए। यह स्वीट स्पॉट ब्रेन को ज्यादा उत्तेजित करता है और वह गहराई से जुड़ने लगता है। 3. एलिमिनेशन ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। शून्य ध्यान भटकाव। गहरा प्रवाह। फ्लो एक फ्रेजाइल स्टेट है, यानी बहुत नाजुक। एक भी नोटिफिकेशन, एक भी आवाज और वह टूट जाती है। इसलिए फ्लो में जाने से पहले मोबाइल एयरप्लेन मोड में, ब्राउजर टैब्स बंद कमरे में, डू नॉट डिस्टर्ब साइन 90 मिनट के लिए ब्रेन को आइसोलेशन दीजिए। लेखक इसे कहते हैं प्रोटेक्ट योर फोकस लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट, बिकॉज योर बेस्ट वर्क डज। चोर डीप एंगेजमेंट। जब आप स्वयं को पूरी तरह उस कार्य में डुबो देते हैं। फ्लो तब नहीं आता जब आप कुछ करने की कोशिश करते हैं, वो तब आता है जब आप पूरे मन से कुछ करते हैं। लेखक हमें बताते हैं कोई बैकग्राउंड म्यूजिक रखें, इंस्ट्रूमेंटल या बाइनॉरल बीट्स। शुरुआत में 5 मिनट की ब्रेन वार्म अप करें और फिर तय करें अगले 90 मिनट मैं सिर्फ यही करूंगा। यह फैसला ही ब्रेन को सिग्नल देता है अब सिर्फ ये काम महत्वपूर्ण है। जब आप 10-15 मिनट में गहराई में चले जाते हैं तो ब्रेन डोपामीन, नोरेपाइनेफ्रिन और एंडोर्फिन्स रिलीज करता है, जो फ्लो के फ्यूल बनते हैं। अब एक बोनस अभ्यास, फ्लो रिचुअल। हर दिन एक निश्चित समय, एक निश्चित जगह एक ही काम करने से फ्लो और तेज आता है। उदाहरण, सुबह 6:10 AM स्टडी डेस्क राइटिंग आवर, दोपहर 3 PM कॉफी शॉप स्ट्रेटेजी प्लानिंग, रात 9 PM मेडिटेशन मैट माइंडफुलनेस राइटिंग। जब यह पैटर्न बार बार दोहराया जाता है तो ब्रेन बिना सोचे फ्लो में उतरना सीखता है। चैप्टर 9 का यह भाग हमें एक जरूरी बात सिखाता है, डिस्ट्रैक्शन स्टील्स योर टाइम, फ्लो मल्टीप्लाइज योर रिजल्ट्स। यानी जिस समय आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, कोई और फ्लो में अपनी स्किल 10x कर रहा होता है। आपके पास भी उतना ही समय है, लेकिन फर्क इस बात में है कि क्या आप उसे बर्बाद कर रहे हैं या उसमें डूब रहे हैं। फ्लो एक सुपर पावर नहीं, एक आदत है जो आप भी बना सकते हैं। अंत में लेखक हमें एक आखिरी लाइन देते हैं, इफ यू कैन फोकस फॉर 90 मिनट्स अ डे, यू कैन आउटवर्क 95% ऑफ द वर्ल्ड। अब निर्णय आपके हाथ में है। क्या आप रोज का कुछ समय उस फ्लो जोन में देना चाहेंगे जहां डिस्ट्रैक्शन मरता है और प्रोडक्टिविटी जन्म लेती है। चैप्टर 10, अंतिम रीसेट, एक नया माइंडसेट, एक नया जीवन। पहला, नया ब्रेन, नया भविष्य। जब सोच बदलती है तो सब कुछ बदलने लगता है। क्या हो अगर आपके पास ऐसा ब्रेन हो जो तनाव में भी शांत रहे, जिसे असफलता डराए नहीं, जो डिस्ट्रैक्शन में उलझे नहीं और जो हर परिस्थिति में एक स्पष्ट रास्ता देख सके। लेखक कहते हैं, यू डोंट नीड अ न्यू लाइफ, यू नीड अ न्यू ब्रेन टू लिव योर लाइफ डिफरेंटली। यानी जिंदगी को बदलने के लिए कभी कभी जगह नहीं, नौकरी नहीं, बल्कि सोचने का तरीका बदलना पड़ता है। चैप्टर 10 इस किताब का अंतिम लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि यहां लेखक हमें सिर्फ समाधान नहीं बल्कि सिस्टम देते हैं जिससे हम पूरे ब्रेन को दोबारा ट्रेन कर सकते हैं। अब तक आपने सीखा कैसे ओवरथिंकिंग से बाहर निकलें, कैसे फोकस को बढ़ाएं, कैसे अपने इमोशंस को हैंडल करें, कैसे नया माइंडसेट अपनाएं। लेकिन ये सभी एक पजल के टुकड़े थे। अब हम उन्हें जोड़ते हैं एक ब्रेन रीसेट ब्लूप्रिंट में। यह ब्लूप्रिंट लेखक के अनुसार 3 लेवल्स में काम करता है, रीवायर योर थॉट्स, रीबिल्ड योर हैबिट्स, रीइन्वेंट योर आइडेंटिटी। 1. रीवायर योर थॉट्स, सोच को नए डिफॉल्ट पर सेट करना। लेखक मानते हैं कि हर इंसान की सोच डिफॉल्ट पर चलती है।
जैसे कुछ लोग हर चीज में डर देखते हैं, कुछ हर बात में बहाना और कुछ हर चीज में अवसर। आपका माइंड कैसे सेट है, यही आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। तो हमें क्या करना होगा? नए डिफॉल्ट थॉट्स चुनने होंगे। उदाहरण, पुराना थॉट, मैं ये नहीं कर सकता। नया डिफॉल्ट, मैं हर दिन सीख रहा हूं, मैं बेहतर बन रहा हूं। पुराना, लोग क्या कहेंगे। नया, मुझे अपनी ग्रोथ से फर्क पड़ता है, लोगों की राय से नहीं। लेखक हमें एक टूल देते हैं, डिफॉल्ट रिवायर जर्नल। हर दिन 5 मिनट में बस एक पुराना लिमिटिंग थॉट को पकड़ें और उसके सामने उसका नया एम्पावरिंग वर्जन लिखिए। 21 दिन में आपका ब्रेन पुराने प्रोग्रामिंग को छोड़ने लगता है। 2. रिबिल्ड योर हैबिट्स। सोच को जीवन शैली में बदलना सोचना एक बात है, लेकिन उसे एक्शन में बदलना ही असली रीसेट है। लेखक कहते हैं, योर ब्रेन फॉलोज योर हैबिट्स, नॉट योर मोटिवेशन। यानी ब्रेन को मोटिवेशनल बातें नहीं बदलती, उसे हर दिन के छोटे निर्णय बदलते हैं। यहां लेखक 3-3-3 हैबिट रीसेट रूल बताते हैं। हर दिन 3 माइंडसेट रिचुअल्स, सुबह एफर्मेशंस, दोपहर फोकस सेशन, रात को ग्रेटिट्यूड। हर दिन 3 बिहेवियर रिचुअल्स, 30 मिनट स्क्रीन फ्री टाइम, 10 मिनट जर्नलिंग, 20 मिनट रीडिंग। हर दिन 3 एनर्जी रिचुअल्स, हाइड्रेशन, वॉक्स, डीप ब्रीदिंग। ये नॉन रिचुअल्स मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसमें ब्रेन पुरानी सोच छोड़ देता है। 3. रीइन्वेंट योर आइडेंटिटी। खुद को फिर से परिभाषित कीजिए। लेखक कहते हैं, यू आर नॉट स्टक विद हु यूव बीन। यानी आप कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जिसे फिक्स नहीं किया जा सकता। आप हर दिन एक नया आप चुन सकते हैं। इसके लिए लेखक हमें आई एम प्रोग्रामिंग बताते हैं। हर सुबह 3 बार जोर से बोलें, आई एम फोकस्ड, आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई थॉट्स, आई एम calm एंड पावरफुल। कई लोगों को यह अजीब लग सकता है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि जब आप कोई आइडेंटिटी दोहराते हैं तो ब्रेन उसी के अनुसार खुद को ढालने लगता है। अब एक आखिरी सवाल, क्या ब्रेन सच में बदला जा सकता है? लेखक का जवाब, यस, योर ब्रेन इज न्यूरोप्लास्टिक, इट चेंजेस विद रेपिटेशन एंड इंटेंशन। यानी आपका ब्रेन कोई पत्थर नहीं है, वो मिट्टी की तरह है जिसे आप गढ़ सकते हैं, आकार दे सकते हैं। तो अब निर्णय आपके हाथ में है। क्या आप बस इस किताब को पढ़कर भूल जाएंगे या इसे अपनी जिंदगी का ब्लूप्रिंट बनाएंगे? क्योंकि अंत में लेखक हमें यही याद दिलाते हैं, अ ब्रेन यू डोंट रीसेट बिकम्स योर बिगेस्ट प्रिजन, अ ब्रेन यू ट्रेन बिकम्स योर ग्रेटेस्ट वेपन। दूसरा, फाइनल रीसेट। अब समय है ब्रेन को फिर से प्रोग्राम करने का, जीवन को एक नई दिशा देने का। अब तक आपने इस पूरी किताब के जरिए ब्रेन की गहराइयों में झांका, उसकी कमजोरियों को समझा, उसकी ताकत को पहचाना, और अब आप उस मुकाम पर हैं जहां से बदलाव की शुरुआत होती है। पर एक बात जान लीजिए, जानना और करना, इन दोनों के बीच पूरी जिंदगी बदलने की दूरी होती है। हो सकता है आपने पहले भी किताबें पढ़ी हों, यूट्यूब वीडियोस देखे हों, माइंडफुलनेस एप्स डाउनलोड किए हों, लेकिन अगर उन सब के बाद भी आप वहीं के वहीं खड़े हैं, तो इसका कारण सिर्फ एक है, आपने शुरुआत नहीं की। लेखक हमें एक गहरी बात बताते हैं, क्लैरिटी विदाउट एक्शन क्रिएट्स फ्रस्ट्रेशन, क्लैरिटी विद एक्शन क्रिएट्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपके पास क्लैरिटी है, आप जानते हैं ओवरथिंकिंग कैसे रोका जाता है, इमोशनल पेन से बाहर कैसे निकलना है, फोकस और फ्लो कैसे बनाया जाता है, ओल्ड आइडेंटिटी को कैसे बदला जाता है। अब बारी है सिर्फ एक चीज की, एक्शन। तो अब मैं आपसे एक चुनौती देना चाहता हूं, एक ऐसा चैलेंज जो आपके ब्रेन का रीसेट बटन ऑन कर देगा। 21 डे ब्रेन रीसेट चैलेंज डे BN7 अवेयरनेस फेज। हर दिन सिर्फ 10 मिनट जर्नलिंग, हर दिन 3 बार आई एम calm, आई चूज क्लैरिटी। दोहराना, एक ओल्ड थॉट को आइडेंटिफाई करके उसका नया वर्जन बनाना। डे 8 शॉर्टीन्स फोकस फेज। हर दिन एक पोमोडोरो सेशन, 25 मिनट डीप वर्क, सुबह के पहले 60 मिनट बिना मोबाइल, रात को ग्रेटिट्यूड प्लस गोल विजुअलाइजेशन। डे 15 इक्वेंस फ्लो आइडेंटिटी फेज। हर दिन एक 90 मिनट का फ्लो ब्लॉक, सुबह अफर्मेशंस बोलना, हफ्ते के अंत में खुद को यह पूछना, मैं कौन था 21 दिन पहले, मैं अब कौन बन रहा हूं। आप सोच सकते हैं कि 21 दिन काफी नहीं होते,
जिंदगी बदलने के लिए। लेकिन लेखक कहते हैं 21 days is not for changing your life. It's for proving to yourself that you can. एक बार आपने खुद को साबित कर दिया, फिर कोई किताब, कोई कोर्स, कोई मोटिवेशन जरूरी नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी प्रेरणा आपके अंदर से आएगी। और अब इस पूरी किताब और इस वीडियो का सबसे शक्तिशाली संदेश, आपका ब्रेन आपका कैदी नहीं है। आपका ब्रेन आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। उस हथियार को शांति, फोकस और उद्देश्य से लैस करना, यही इस यात्रा का मकसद था। तो अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है, तो अब आप पीछे नहीं जा सकते। अब आप वही नहीं रह सकते जो आप थे। अब वक्त है रीसेट करने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और के लिए भी उपयोगी हो सकती है, तो इसे शेयर करें, क्योंकि सच्चा ज्ञान वही है जो बांटा जाए। नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें। और अगर आप इस कंटेंट को एक ई बुक के रूप में पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी उपलब्ध है। ई बुक प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में मिल जाएगा।